Okay, good morning all. Good morning, sir. Good morning. Let's start the discussion then. तो कल तक हम लोगों ने या लास्ट डिस्कशन तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी से आगे चलते हैं एंड आज एसक्यूएल का एक क्विक रिवीजन और बचा हुआ है, उसको फिनिश करते हैं कि क्या क्या इसमें और चीज़ें हमारे पास रहेंगी। बट बिफोर दैट अगर किसी को कोई इंस्टॉलेशन रिलेटेड या कुछ और प्रॉब्लम आई है पर्सनल पीसी पर या पीसी पर, तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल अबाउट एसक्यूएल इंस्टॉलेशन और माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉलेशन। All good, no issues. ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो कल हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी कैन रन डिफरेंट क्वेरीज, और उसमें हमने देखा था कि इफ यू नीड टू अपडेट अ टेबल, या लेट मी क्विकली रिवाइज द अदर थिंग्स एज वेल, इट विल बी अ क्विक रिवीजन। सो वी हैव सीन कि डेटाबेस क्या होता है एंड व्हाट डेटाबेस कंटेन्स। नाउ आफ्टर डेटाबेस हम लोगों ने देखा था व्हाट इज टेबल एंड व्हाट टेबल कंटेन्स। ये दो चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। देन वी हैव सीन कि कैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं एसक्यूएल के अंदर या माई एसक्यूएल के थ्रू, एंड कैसे डेटाबेस बनाते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने ये समझ लिया था कि डेटाबेस इज नथिंग बट अ बिगर अम्ब्रेला और स्पेस और फोल्डर, लाइक विंडोज़ में हमारे पास फोल्डर होता है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है वो समझ सकते हैं स्कीमा या डेटाबेस होता है। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट टेबल हम लोग अपना काम कर सकते हैं, या जो भी हमको चाहिए वैसी चीज़ें इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो डेटा जो रहेगा वो टेबल्स में होता है, और टेबल्स जो रहते हैं वो इस तरह के फॉर्म में होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, एंड देन उन कॉलम से रिलेटेड वैल्यूज़ होती है। तो ये हम लोगों ने देख चुके थे। देन आफ्टर दैट वी हैव सीन कि हम लोग हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपल सा हमारे पास क्रिएट डेटाबेस वाला जो हमने कमांड था वो रन करके देखा था, क्रिएट डेटाबेस, और उसको जब रन करते तो सीधा डेटाबेस हमारा बन जाता है। ठीक है, एंड अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया है तो हो सकता है उसको ड्रॉप करना, उसको आपको डिलीट करना रहे, तो डिलीट नहीं होता है, वो ड्रॉप होता है, और उसके लिए हमारे पास कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस। तो वो भी हमने देखा था, ड्रॉप डेटाबेस एंड देन नेम ऑफ डेटाबेस। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमने देखा था क्रिएट टेबल फंक्शन और क्रिएट टेबल फंक्शन, क्रिएट टेबल कमांड। सो क्रिएट टेबल कमांड जो हमारे पास थी वो मैं आपको बताया था, ये रही हमारे पास क्रिएट टेबल कमांड। जब आप क्रिएट टेबल कमांड चलाते थे तो क्रिएट टेबल, दैट मीन्स वी आर सेइंग सिस्टम की है, सिस्टम प्लीज क्रिएट अ टेबल, और वो जो टेबल होगा वो फर्स्ट डीबी नाम के डेटाबेस में होगा, और उस डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम हमने रखा था नेम वन, या कुछ और भी रखना है आपको तो वो रख सकते हैं। तो हमने पहले डिफाइन किया डेटाबेस के अंदर का टेबल नेम। हमेशा जब भी टेबल नेम रहेगा वो ऐसे ही रेफर हम लोग करेंगे, पहले डेटाबेस नेम फिर टेबल, एंड देन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड्स के नाम बताते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। तो जैसे ये टेबल है तो इसके अंदर पर्सन आईडी एक फील्ड है या कॉलम है, लास्ट नेम एक कॉलम है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी नेम और कॉलम आपने डिक्लेयर कर रखा है। दोनों को जो आपने है कैरेक्टर टाइप का डाला है, जो कि दोनों कैरेक्टर टाइप के हो सकते हैं। और जब भी आप डिक्लेयर करते हो टेबल, तो टेबल डिक्लेयर करने के बाद आपको बताना पड़ता है कि भाई इसका जो कॉलम है नेम नाम का वो किस तरह का होगा और कितना बड़ा होगा। तो ये हमारे पास जब भी आप एसक्यूएल में टेबल बनाते हैं, या जब भी आपको एसक्यूएल में टेबल बनाना है, तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई टेबल बनाते टाइम पे आपको बताना पड़ता है कि इस टेबल में हमको कितने कॉलम्स होने वाले हैं, और उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, और वो कितने लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ दिखा दिया है कि ये टेबल है, उसमें नेम वन नाम का कॉलम होने वाला है, उसके अंदर जो नेम वन नाम का कॉलम है वो कैरेक्टर टाइप का है 50 लेंथ का। इसी तरह से सरनेम नाम का जो कॉलम है वो हमारे पास रहेगा कैरेक्टर 50 लेंथ का। तो ये हमने बता दी, और यही एसक्यूएल का सबसे बड़ा आई वुड से
ड्रॉबैक है या लेस फ्लेक्सिबल चीज जो होती है वो एसक्यूएल में इससे आती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने जब आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं या जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते टाइम पे ही आपको टेबल वगैरह के बारे में पूरा एंड टू एंड सोचना होता है कि भाई ये जो टेबल रहेगा कस्टमर आईडी टेबल है। जैसे अगर मैं बोलूंगा आपको कि आपको एम्प्लॉय टेबल बनाना है, तो एम्प्लॉय टेबल बनाना है तो आपसे पूछूंगा कि अच्छा ठीक है एम्प्लॉय टेबल है तो इसमें क्या क्या फील्ड आपको चाहिए, तो आप बोलेंगे एम्प्लॉय नेम, एज चाहिए, सैलरी चाहिए, मे बी किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप 3-4 फील्ड बता देंगे। इस तरह से बताने के बाद जब आपने टेबल वगैरह बना लिया, इसमें डेटा फिल करने लग गए, फिर आपको बाद में पता चला नहीं यार इसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय एड्रेस भी होना चाहिए था, वो हम लोग इसमें डालना भूल गए। तो एम्प्लॉय एड्रेस डालना भूल गए तो यहाँ पे वो डालने की प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आप इसमें ऐड कर सकते हैं बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। और वो भी मतलब जो प्रोसेस होता है उसमें डेटाबेस, सॉरी, वो जो प्रोसेस होता है वो डेटाबेस एडमिन को करना पड़ता है, जो एडिशन ऑफ कॉलम वगैरह का जो प्रोसेस रहता है, जो कि टीडीएस होता है, लंबा काम होता है। बट अगर आप कुछ और टेबल देखेंगे तो कुछ और टेबल जैसे मे बी आपने लिंक्डइन यूज किया होगा। तो जो लिंक्डइन यूज किया है आपने, तो लिंक्डइन के अंदर और मे बी एनी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कुछ भी रहता है, तो उसके अंदर आपके पास अलग अलग चीजें वो पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन, व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन, एरिया ही लिव्स इन, और मे बी जो दूसरी इंफॉर्मेशन रहता है वो पूछता है। अब अगर ये डेटा हम उठा के एसक्यूएल में रखते हैं, अगर ये डेटा हम लोग उठा के एसक्यूएल में रखते हैं, तो सारी ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों से ले रहे हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमको एसक्यूएल टेबल में डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और डिक्लेयर करनी पड़ेगी तो हर एक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपको एक कॉलम डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब नेम नाम का कॉलम हमारे पास ही आ गया है, फिर उसके बाद एज आ गया, सैलरी आ गया, मे बी एड्रेस आ गया, जो भी आपको डालना है वो सारे कॉलम आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके रखने पड़ेंगे। और जब भी आप लोगों से वैल्यूज लेते हैं, जैसे नेम क्या है तो नेम मिस्टर एक्स वाई जी, एज क्या है तो एज में बी 30 ईयर, सैलरी में भी 50,000, एड्रेस में भी सम सिटी ऑफ इंडिया, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब जब ये इंफॉर्मेशन आप लोगों से लेते हैं, तो लेने के बाद अगर कई लोग ऐसे रहते हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं रहती है या नहीं देना चाहते, तो सपोज आपने 4 कॉलम डिक्लेयर किए थे और 4 में से आपने इसकी इंफॉर्मेशन ले ली और इसकी इंफॉर्मेशन ले ली, बट यूजर को इसकी इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन उसको नहीं देनी है, नहीं देनी है तो भी वो डेटाबेस के अंदर तो जाएगी, और नेम में कुछ कुछ आएगा, सैलरी में कुछ कुछ आएगा, और ये इन्फॉर्मेशन उसको नहीं डालनी तो भी ये डेटाबेस में जब आप ये कॉलम इंसर्ट करोगे तो इसके बराबर की जो आपने स्पेस लेके रखी थी वो तो ऑक्यूपाई होगी ही सही। इसके बराबर की जो स्पेस है वो तो ऑक्यूपाई होगी ही सही, और वो होगी तो उससे क्या होगा, टेबल का साइज बढ़ेगा। टेबल का साइज बढ़ेगा तो फिर उसके अंदर फर्दर जब आप बहुत सारे डेटा के साथ काम करते हो, सर्चिंग वगैरह करते हो, तो ये जो चीजें रहती है बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है आप लोगों को। ये जो एडिशनल स्टोरेज आप लूज कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज कर रहे हो, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है आप लोगों के लिए जब आप बिग डेटा पे काम करते हैं ना, ज्यादा डेटा पे काम करते हैं। तो क्लियर हुआ जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो? एनी क्वेश्चन ऑन दैट प्रॉब्लम? No, sir. ऑल गुड? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास। किसके साथ? तो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एसक्यूएल हमारे पास जो है वो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसके साथ हमको ये एक ड्रॉबैक आता है, और इसीलिए ये बिगर डेटा जो रहता है, बिग डेटा जो रहता है, उसमें इतना एफिशिएंट नहीं होता एसक्यूएल। ठीक है? तो इसका क्या अल्टरनेटिव होता है? तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास होता है नो एसक्यूएल और नो सीक्वल डेटाबेस। तो नो सीक्वल डेटाबेस में हमारे पास है मोंगोडीबी है, कैसेंड्रा है, एंड सो फोर्थ। तो मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, या और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नो एसक्यूएल डेटाबेस हमको मिल जाएंगे ना। उस नो एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है कि जब आपको टेबल वगैरह डिफाइन करना है, टेबल की जगह उसका नाम कुछ अलग होता है, बट जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं टेबल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको सारी फील्ड्स के नाम पहले से बता के रखने नहीं पड़ते हैं। और
जितनी वैल्यू आप लेते हैं, जैसे इस वाले कॉलम में आपने सिर्फ ये और ये वैल्यू यूजर से ली है, यूजर ने ये वैल्यूज नहीं डाली है। इस वाले में सिर्फ ये दो वैल्यू डाली, बाकी नहीं डाली। इस वाले में यूजर ने ये भी नहीं डाला, ये भी नहीं डाला, ये भी नहीं डाला, ये भी नहीं डाला है, सिर्फ ये डाला है। ऐसा तो ऐसा पॉसिबल है उसके अंदर कि जो भी यूजर ने सिर्फ जितना इन्फॉर्मेशन डाला है, सिर्फ उतना ही जाके स्टोर होता है सिस्टम में, बाकी चीजें लेता ही नहीं वो। मतलब वो यहाँ पे तो खाली स्पेस जो थी, यानी जो मिसिंग वैल्यू बोलोगे या एनए बोलोगे, जो एसक्यूएल में जाके रहता था हमारे पास। एसक्यूएल में अगर आपने कुछ नहीं डाला तो उसकी जगह भी ये स्पेस भी पूरी लेगा और उसकी जगह पे एनए जाके डाल देगा। ये एसक्यूएल का केस होता था। बट नो एसक्यूएल क्या करेगा, सिर्फ यही जाके स्टोर करता है, ये स्पेस नहीं लेता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, तो इसलिए नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का भी यूज किया जाता है। ऑल राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमने क्रिएट टेबल कर दिया, डेटाबेस बना दिया, स्कीमा बना दिया ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिलेक्शन करते टेबल में से रिकॉर्ड्स का। तो टेबल में से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है आपको, तो सिलेक्ट कमांड चलाई थी हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा नेम या डेटाबेस नेम एंड देन डॉट टेबल नेम। जब इसको आपने रन किया था, रन आप यहाँ से करते, जब आपने रन किया तो इसके अंदर का पूरा डेटाबेस आपको मिल गया था, इसके अंदर की सारी वैल्यूज मिल गई थी। फिर हम लोगों ने और भी बहुत सारे कमांड चलाई थी। क्रिएट टेबल बता दिया मैंने, टेबल को अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल आपने रन किया था। टेबल में चेंज करना है, मतलब आपको मान लो कि आपने 5 फील्ड डाल दी, नेम और सरनेम डाल दिया, बट आपको अब क्या चाहिए, तो उसमें फोन नंबर भी चाहिए। तो आपको फोन नंबर भी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि उसके अंदर आपको ऐड नाम का एक कीवर्ड लगा के कॉलम ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको नेम और सरनेम के साथ में फोन नंबर ऐड करना है, तो सिर्फ आपका लगाओ ऐड, एंड देन जो भी कॉलम का नाम रहेगा वो डिक्लेयर कर दो। ठीक है, जैसे इसका टेबल का नाम क्या था हमारे पास, न्यू एंड देन फर्स्ट। तो न्यू एंड फर्स्ट जो था हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करा था कि सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और ऐड कीवर्ड के साथ में जो भी आपका नया कॉलम रहेगा उसका नाम आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल का नाम डालना है। फर्स्ट के अंदर न्यू नाम नाम था टेबल हमारा, ये रहा फर्स्ट। और फर्स्ट के अंदर हमारे पास, सॉरी, टेबल का नाम क्या था, टेबल हमारा था न्यू के अंदर फर्स्ट टेबल था। तो न्यू में जो फर्स्ट वाला टेबल था उसको डालना है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है न्यू एंड देन इसमें फर्स्ट। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ नेम एंड सरनेम है, आपको एक कॉलम और डालना है, तो सिर्फ ये आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ये देखो ये इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे सक्सेस मैसेज दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सीधे इस पे सिलेक्ट क्वेरी चला दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू डॉट पोस्ट। और ये रन किया आपने तो देखो फोन नाम का जो था हमारा वेरिएबल इसमें जुड़ गया है। अब चूंकि इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं थे, कुछ वैल्यूज नहीं थी, तो इनके अगेंस्ट नल 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 आपके पास आ गया है, बट कॉलम ऐड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपने कोई वैल्यू नहीं डाली थी फोन में, तो ये नल नल आया है इसके अगेंस्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद सिलेक्शन के लिए हमने बताया था कि आपको सिलेक्ट क्वेरी के साथ में अगर फिल्ट्रेशन करने हैं, तो फिल्ट्रेशन करने के लिए वेयर क्लॉज का हम लोगों ने यूज किया था। वेयर कैसे यूज किया था, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल का नेम, तो टेबल का नेम न्यू डॉट फर्स्ट, एंड देन उसके बाद वेयर। और इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना, तो इसमें से नेम अगर एक्स वाई जी होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें लिख लो नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जी, समथिंग ऑफ दिस।
और ये XYZ नाम का नेम सिलेक्ट होकर आ गया। तो ऐसे फिल्ट्रेशन की भी बहुत सारी कमांड्स मैंने आपको दिखा दी थी। फिर हमने इंसर्ट करा था। इंसर्ट मतलब डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड डाले थे, और उसके लिए आपने यूज किया था इंसर्ट इनटू, देन जो भी आपका टेबल का नाम था, फिर उसके बाद किस किस कितने कॉलम थे या किस किस कॉलम में डेटा डालना था वो कॉलम्स का नाम डाला, और फिर उसकी वैल्यूज डाली। ठीक है, तो वो आप इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं। ये भी हम देख चुके थे। ये इंसर्ट मैंने अलग अलग एग्जांपल्स आप लोगों को बताए थे पहले पिछले सेशन में। अब इंसर्ट के बाद एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो डिस्टिंक्ट मतलब एक ही टेबल के अंदर हो सकता है एक ही नाम की डुप्लीकेट फील्ड्स हो, तो उस डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए आपको डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, तो वो आपने यूज किया। सिलेक्ट का मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया है। एंड और भी यूज किया था पिछली बार हमने, कि एक साथ दो फिल्टर लगाने हैं। जैसे अगर हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट डीबी डॉट पर्सन्स, ये रन करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट डीबी डॉट पर्सन, ये देखोगे तो ये हमारे पास पूरा टेबल आ गया है। अब इस टेबल में से हमको क्या चाहिए, तो इस टेबल में से वो पर्सन आईडी चाहिए जो कि पुणे में रहते हैं। तो पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 3, एंड या पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 4, एंड देन सिटी इज इक्वल टू पुणे। अगर हमको दो सिलेक्शन करना है कि ये भी हो कंडीशन सेटिस्फाइड एंड ये भी हो, तो उसके लिए हमने एंड क्लॉज लगा के इसको रन किया, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड आ जाएगा जिसमें पर्सन आईडी 124 होगा एंड सिटी पुणे होगा। हाँ, अगर अगर इसका उल्टा हुआ कि पर्सन आईडी हमको 1 to 4 चाहिए, या फिर सिटी जो है वो टेस्ट सिटी हो, दोनों में से एक हो, तो भी आपने लगा दिया है और क्लॉज कि अगर पर्सन आईडी 1 to 4 नहीं है तो भी आप सिटी चेक कर लो, अगर वो टेस्ट सिटी होगी तो भी चलेगा। तो या तो टेस्ट सिटी हो या फिर पर्सन आईडी 1 to 4 हो, तो वो रिकॉर्ड हमको दिखा दे। तो इसलिए और क्लॉज इस तरह से वर्क करता है। फिर हमने देखा था और क्या देख चुके हैं, एंड क्लॉज दिखा दिया मैंने और दिखा दिया है। नॉट क्लॉज जो था कि भाई हमको पर्सन आईडी 1 to 4 1 to 5 नहीं चाहिए, तो उसके लिए नॉट क्लॉज का हमने यूज किया था। ठीक है, देन एंड और नॉट हो गया। ऑर्डर बाय, नाउ ये एक नया क्लॉज है जो हमको पढ़ना है। तो ऑर्डर बाय क्या होता है, तो ऑर्डर बाय मतलब कि जब भी आप सिलेक्शन करते हैं, किस लिए यूज होता है ऑर्डर बाय, तो जब भी आपके पास डेटाबेस होता है तो उस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड रहते हैं बहुत सारे। अब होता क्या है कि आपको कोई लेट से नंबर है, तो नंबर सिलेक्ट करके लाना, नंबर ये इस तरह से लिखे 1 2 3 4 5 6 7, और एक दूसरा कॉलम है या एक दूसरा डेटाबेस है, उस एक दूसरा टेबल है, उसमें ये नंबर रैंडम लिखे हैं, ये इस तरह से। अब इसमें नंबर जो है रैंडमली लिखे हैं बिना विदाउट एनी ऑर्डर, और इसमें ऑर्डर के साथ लिखे हैं। अगर मैंने बोला कि इस टेबल में से वो रिकॉर्ड्स सिलेक्ट करके लाओ जिसमें नंबर जो है वो 5 हो, तो इस टेबल से 5 नंबर वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट करके लाओ। अब अगर ये जो है सिलेक्शन है हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, तो इस पे परफॉर्म करने के लिए हमको पता नहीं कि 5 कहाँ आएगा, क्योंकि ये रेंडमली अरेंज्ड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये रिकॉर्ड रीड करना पड़ेगा और रीड करके बताना पड़ेगा, अच्छा ये 5 है क्या, नहीं ये 5 नहीं ये 2 है। फिर हम चेक करेंगे ये 5 है क्या, नहीं ये 5 नहीं है ये 2 ये 1 है। क्या ये 5 है, हाँ ये 5 है। तब हमारे पास रिजल्ट आएगा। और वही अगर 6 होता तो हम बोलते कि अच्छा 6 है क्या, नहीं है। क्या ये 6 है क्या, नहीं ये 3 है। क्या ये 6 है क्या, नहीं ये 4 है। क्या ये 6 है क्या, हाँ ये 6 है। मतलब आपको क्या करना पड़ा, पूरा टेबल रीड करना पड़ा और बहुत सारा प्रोसेसिंग खर्चा करना पड़ा एक्चुअली। उसके अपोजिट अगर इसको आप ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर आपने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, तो सिस्टम को पता है कि अगर आपको 6 सर्च करना तो 6 जो होगा वो
नीचे की तरफ आएगा, 5 के बाद आएगा, तो सीधे वो इसमें की के थ्रू सीधे डायरेक्ट इसमें पॉइंट करेगा, इसको ये सब रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपने डेटा को अरेंज कर दिया तो उसका फायदा ये होता है कि रीडिंग के टाइम पे बहुत एफिशिएंट हो जाती है आपकी किसी भी डेटा की सर्चिंग। इसलिए उसको इंडेक्सिंग करते हैं, इसलिए इसको ऑर्डर करते हैं। और इंडेक्सिंग के लिए इसको इंडेक्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग का प्रोसेस। तो इंडेक्सिंग का प्रोसेस बहुत इफिशियंट हो जाता है, बहुत कम का हो जाता है। ठीक है। तो इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय का आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ऑर्डर बाय यूज कर रहे हो तो ऑर्डर बाय कैसे होएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी अपना टेबल है, और उस टेबल को ऑर्डर करना है, अरेंज करना है। अरेंज किसके थ्रू करना है? लेट्स से पर्सन के थ्रू करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट डीबी डॉट पर्सन। अभी आया है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो डेटा जो है हेवायर अरेंज है। पहले 23 था, फिर 124 है, फिर 121 है, फिर 120 है। मतलब सही से ऑर्डर में अरेंज नहीं है। इनको ऑर्डर में अरेंज करना तो ऑर्डर बाय का यूज करो, सिंपल। फिर पर्सन आईडी, और किस तरह से इनको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ही आपने मेंशन किया और मेंशन करने के बाद आपने देखा तो ये देखो, ये पूरा ऑर्डर में अरेंज हो गया है। पहले 124 आया, फिर 123 आया, फिर 21 आया और 20 आया है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अगर यही आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ASC, असेंडिंग। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि सर्चिंग में बहुत काम आता है। ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर बाय का आप यूज कर सकते हैं। असेंडिंग, डिसेंडिंग, वट एवर, दैट इज समथिंग यू हैव टू थिंक थ्रू। ठीक है। अब साथ में अगला चीज हमारे पास क्या है? अपडेट कॉलम। तो अपडेट क्या होता है? तो अपडेट मतलब कि आप डेटाबेस टेबल की कुछ वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो अपडेट के लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है सेट। सेट मतलब कि क्या नई वैल्यू डालना है और किस में डालना है। ठीक है। जैसे हमारे पास है फर्स्ट डीबी एंड देन पर्सन, ये वाला टेबल। इसमें हमने बोला कि हमारे पास आ, जो कॉलम नंबर है इसमें लिखा है 124। तो मे बी ये वाला जो रिकॉर्ड है 124 कॉलम नंबर और सिटी पुणे है। तो ये वाला जो कॉलम है, इस वाले कॉलम में या इस वाली रो, सॉरी, ये वाला जो रो है हमारा, तो इस वाली रो में हमको एड्रेस जो है, अभी लिखा है ABC XYZ सिटी, इसको हमको एड्रेस को करना है ABC 1 स्ट्रीट 1 XYZ 1 एंड सिटी 1, ऐसा करना है। मतलब ये जो एड्रेस लिखा है इसको अपडेट करके ये लाना है। तो जो नई वैल्यू डालनी है उसको हम लोग यूज करते हैं सेट में, कि क्या नई वैल्यू डालनी है, तो बोला कि एड्रेस को ये सेट करके दे दो। और रिकॉर्ड क्या होगा? तो रिकॉर्ड हमारे पास डाल दिया हमने कि भाई पर्सन आईडी 124 होना चाहिए और सिटी पुणे होना चाहिए, तो सीधे ये रिकॉर्ड पे हमारा पॉइंटर आएगा। ठीक है। और पॉइंटर यहाँ पे आने के बाद जो भी यहाँ पे एड्रेस लिखा है वो अपडेट होके ये बन जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हुआ ये आपने अपडेट चला दिया। अब इसके बाद सिलेक्ट कर दो। तो सिलेक्ट जब रन करोगे तो आप यहाँ देखो 11 आ गया है, मतलब पर्सन आईडी 124 सिटी पुणे, और एड्रेस की बात करोगे तो ABC 1 स्ट्रीट 1 XYZ 1 एंड सिटी 1 सब 11 में आ गया। ठीक है। अब अगला जो हमारे पास क्या आएगा? तो अगला हमारे पास आएगा अपडेट। आई मीन अपडेट विथ वेयर, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे? सीधा डिलीट कीवर्ड का यूज करो, डिलीट फ्रॉम एंड देन डेटाबेस का नाम, और क्या डिलीट करना है, तो मे बी हमको वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसमें सिटी पुणे होगी, तो डिलीट हो जाएगा। या आपने डिलीट चलाया और चला के भी देखोगे तो पुणे सिटी वाला जो रिकॉर्ड है वो गायब हो गया सिटी में से, ईमेल में से नहीं, सिटी में से पुणे वाला रिकॉर्ड गायब हो। ठीक है। इंसर्ट मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब अगला हमारे पास क्या आएगा? ऑर्डर बाय भी हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब फाइंडिंग नल वैल्यू, ये एक अगला इंपॉर्टेंट चीज होता है स्पेशली डेटा एनालिटिक्स फील्ड में। तो अब हमको मान लो पूरा डेटा सेट दिया हुआ है,
और उस डेटा सेट में से नल वैल्यू सिलेक्ट करके लाने हैं डेटा सेट में से। तो नल वैल्यू कैसे सिलेक्ट करके लाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नाम, और कहाँ पे नल वैल्यू है तो हम बोलेंगे वेयर ईमेल इज नल। तो हमको क्या मिलेगा, वो सारे ईमेल आईडी जिसमें नल वैल्यू होगी, या वो सारे ईमेल आईडी जिनकी वैल्यू नल हो। ठीक है। इसी तरह से ऑन कॉन्ट्ररी अगर जो ईमेल की वैल्यू नल नहीं है वो लाने हैं तो नॉट नल लगा दो, तो वो सारे आ जाएंगे जो जो नल नहीं है। पर दिस इज समथिंग वी यूज टू डू, कि हमको नल वैल्यूज रिमूव करनी तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इसके अंदर बहुत सारी क्वेरी लगा के उसको नल वैल्यू निकाल के उसको नई नल वैल्यू भी डाल सकते हैं, या फिर इम्प्यूटेशन वाले हमने जो किए थे वो भी कर सकते हैं। दैट इज समथिंग यू कैन डू डेफिनेटली। ठीक है। बाकी तो अपडेट वाला है। और हमारे पास क्या है, एग्रीगेट ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीगेट ऑपरेशंस क्या होता है कि भाई हमारे पास जो टेबल्स है उन टेबल का एग्रीगेशन करना है। जैसे हमारे पास टेबल है, इसके अंदर पर्सन आईडी है, अभी ये राइट यूज केस नहीं होगा, बट मेरे पास कोई न्यूमेरिक फील्ड नहीं है इसलिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ कि हमारे पास ये टेबल है और इसमें ये सारे नंबर्स हैं। अब ये सारे नंबर के अंदर मेरे को निकाल के लाना है कि सबसे बड़ा पर्सन आईडी कौन सा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्सन आईडी, कि भाई इन सब में से सबसे हाईएस्ट पर्सन आईडी कौन सा है। अगर आपको ये निकाल के लाना है तो मैक्स फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो मैक्स क्या करता है, मैक्स आपको ये पूरे टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के लाएगा। तो पर्सन आईडी में जो मैक्सिमम वैल्यू है 124 वो निकाल के लाना है अगर आपको, तो सिलेक्ट देन पर्सन आईडी, उसके आगे आपने लगा दिया मैक्स फ्रॉम द गिवन डेटा। तो इससे 124 आ गया, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट आ गया दिस पर्टिकुलर कॉलम की। ठीक है। इसी तरह से अगर मैक्स है तो मिन भी है, मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल जाएगी इसी कॉलम की। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक केस स्टडी में भी हम लोग ये करेंगे। फिर 124 आ गया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको पर्सन आईडी के अंदर जितनी वैल्यूज है उन सबका समेशन करना है तो सम फंक्शन लगा सकते हैं। तो ये 611 जो रहेगा सारे पर्सन आईडीज का सिलेक्शन आ गया, मतलब अगर आप करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट डीबी डॉट पर्सन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे पर्सन आईडी आपके पास आ गए हैं। उसमें से सम करना तो इनका समेशन आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद अगर आपको इन सब का काउंट करना है तो आपको लगाना है सिलेक्ट एंड देन काउंट स्टार। तो काउंट स्टार लगाएंगे तो इन सब का काउंट आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हमारे पास है। ये भी हमारे लिए काम का होता है कि डेटा एनालिटिक्स में हम लोग पाइथन में ये सब कमांड्स चलाते थे, अभी एसक्यूएल में चला रहे हैं। फिर अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज वैल्यू भी मिल जाएगी पर्सन की। ये सब मैं अभी आप लोगों को सिर्फ कमांड जो कीवर्ड्स है वो बताने के लिए कर रहा हूँ। यूज इसका हम लोग करेंगे एक यूज केस में। ठीक है। फिर अगर आपको सिलेक्शन करना है तो उसमें वाइल्ड कार्ड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो वाइल्ड कार्ड सिलेक्शन मतलब क्या हो गया कि भाई हमारे पास ये डेटा सेट है पूरा। अब इस डेटा सेट में से आपको वो सारे फर्स्ट नेम निकाल के लाने हैं या वो सारे लास्ट नेम निकाल के लाने हैं जो टी से स्टार्ट होते हैं। सो वो सारे लास्ट नेम जो टी से स्टार्ट होते हैं, अगर आपको वो सिलेक्ट करके लाना है टी से स्टार्ट होने वाले, तो आप क्या करोगे, लास्ट नेम एंड देन उसके बाद लाइक कीवर्ड लगाएंगे, तो लाइक एंड देन उसके बाद टी, और टी के आगे परसेंटेज लगा दो। तो टी के आगे परसेंटेज लगाओगे तो इसका मतलब ये हो गया टी या टी से स्टार्ट होने वाले वो सारे कीवर्ड या वो सारे रिकॉर्ड जो टी से स्टार्ट होते हैं। फिर टी से स्टार्ट होने वाले सारे आ जाएंगे। ऑन कॉन्ट्ररी अगर आपको वो चाहिए जो टी से स्टार्ट नहीं होते हैं तो नॉट लाइक लगा दो, तो वो सारे मिल जाएंगे जो टी से स्टार्ट नहीं होते। ठीक है। इसी तरह से एड्रेस के अंदर आपने लगा दिया वाई, या फिर इसी डेटाबेस में या इसी टेबल में, ये रहा हमारा टेबल। अब इसी टेबल के अंदर हमको ये देखना है कि कहीं ना कहीं मान लो ये पूरा एक साथ इतना बड़ा लिखा है तो इसमें से लास्ट कहीं बीच में भी अगर आता है तो वो निकाल के लाना है, मतलब वो सारे लास्ट नेम जिसमें कहीं ना कहीं LAST आता हो आगे या पीछे। तो उसका मतलब क्या है कि कीवर्ड या जो भी नाम है वो स्टार्ट किसी भी चीज से हो एंड किसी भी चीज से हो, बट कहीं ना कहीं बीच में LAST आता हो, लास्ट आता हो। तो वो कैसे करेंगे, ये रहा बीच में लास्ट आ गया, आगे पीछे कुछ भी है।
ठीक है। फिर उसके बाद वो सारे जो ई से एंड होते हो, तो ई से एंड होने वाले आपने सारे कीवर्ड निकाल के लाने हैं। बट ई से एंड होने के बाद एक ये इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे मतलब आगे की तरफ कुछ भी लिखा हो, आखिरी में ई आना चाहिए। बट आखिरी में ई आना चाहिए, आगे कुछ भी लिखा हो। तो अगर वैसा चाहिए तो आखिरी में ई आना चाहिए, ये रहा, इसमें आखिरी में ई आ रहा है, आगे कुछ भी लिखा हो। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मुझे आखिरी में आखिरी से पहले वाला एक कीवर्ड जो है, आखिरी से पहले वाला कीवर्ड क्या है, एम है। अगर मुझे वो निकाल के लाना है कि जिसमें आखिरी से पहले वाला एक कीवर्ड एम हो, मतलब आखिरी नहीं हो, आखिरी से पहले वाला एक एम हो, मतलब एम आए और उसके बाद एक कीवर्ड एम आए और उसके बाद एक लेटर और रहे। आगे कितने भी लेटर्स रहेंगे बट पीछे जो रहेगा वो सिर्फ एक ही लेटर रहेगा, और पेनल्टीमेट जो रहेगा वो एम रहेगा। अगर वैसा आपको सिलेक्शन करना है तो वो इससे भी हो जाता है। मतलब क्या, लास्ट बट वन एम हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट तो ये है, तो लास्ट बट वन इज एम, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। आगे कुछ भी रहे तो ये इस तरह से हमारे पास सिलेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह से आगे से दूसरा जो वर्ड है वो ई रहेगा, तो आगे से दूसरा तो ये आगे वाला रहा, आगे से दूसरा ये रहा, वो ई रहे उसके लिए क्या है, तो ये रहा। ठीक है। कोई डाउट है अभी तक किसी को? तो इस तरह से आप लोग वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं। ये आपको मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। नाउ अगर आपको ये देखना है रेंज के अंदर सिलेक्शन करना है कि अगर पर्सन आईडी जो है 121 से 123 की रेंज के बीच में रहे, तो ये बिटवीन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ये सब तो हो गया। अब इसके बाद ये सब ठीक है, यूज कर लिया हम लोगों ने। अगली चीज हम लोगों ने देखी थी जॉइंस। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ जॉइंस बताने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑल गुड? आगे बढ़े। भावना, दीपक, कनिष्क, सतेश, श्रुति। यस सर। ओके, यस। चलो तो अब देखते हैं जॉइंस। जॉइंस क्या होता है? जॉइंस मतलब हमारे पास मान लो दो टेबल हैं। अब एक के अंदर हमारे पास है पर्सन आईडी, इसमें भी पर्सन आईडी है। या एम्प्लॉय आईडी बोल दो, पर्सन की जगह एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ पे लेट से सैलरी है। अब ये दो अलग अलग टेबल्स में है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। अगर मैंने एक फ्रंट एंड से क्वेरी फायर करी, या फ्रंट एंड से आपसे पूछा कि मुझे सारे एम्प्लॉय का नाम और सैलरी पता करना है, सारे एम्प्लॉय का नेम और सैलरी दोनों पता करना है, यानी दोनों शो करना है, नेम भी चाहिए सैलरी भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक क्वेरी फायर करनी पड़ेगी और यहाँ से सभी के नाम निकाल के लाने पड़ेंगे। फिर दूसरी क्वेरी फायर करनी पड़ेगी, वहां से उसकी सैलरी निकाल के लानी पड़ेगी, और फिर दोनों को आपस में मैप करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा काम हो जाता है अपने आप में, कि पहले यहाँ पे क्वेरी रन करो, सबके नाम निकाल के लाओ। अब जो नाम आए हैं उन नाम के बेसिस पे क्वेरी फायर करके समहाउ उनकी सैलरी पता करने की कोशिश करो इस टेबल से, जो कि थोड़ा सा टीडियस या लंबा काम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंस। ज्वाइन मतलब क्या होता है कि हम लोग ये और ये टेबल दोनों को एक साथ ज्वाइंट करना चाहते हैं, एक साथ मिलाना चाहते हैं, और मिला के एक बड़ा टेबल बनाना चाहते हैं इस तरह का, जिसमें पर्सन आईडी तो कॉमन है, यहाँ पे भी पर्सन आईडी है, यहाँ पे भी पर्सन आईडी, तो वो तो कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ पे नेम रहेगा और यहाँ पे सैलरी रहेगा। मतलब एक बड़ा टेबल बन जाएगा इसके दोनों के मर्जर से, दोनों के मिक्सिंग से। ठीक है, तो ये ज्वाइन कहलाता है।
अब ज्वाइन अलग अलग तरह के होते हैं, वन बाय वन में पिकअप करता हूं। जैसे मान लो आपके पास पहला टेबल ये है और दूसरा टेबल हमारे पास ये है। तो पहला तो हमारे पास जो ज्वाइन रहता है, उस ज्वाइन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लेट मी शो यू द टेबल्स फर्स्ट, तो ज्वाइन आपको आसानी से समझेगा। तो पहले मैं टेबल्स आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या मेरे पास है, एंड देन उसके बाद ज्वाइंस का डेमोन्स्ट्रेशन और थ्योरी समझाता हूँ। तो पहला तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर हमारे पास टेबल्स के नाम लेना शुरू करता हूँ मैं। तो पहला हमारे पास टेबल का नाम है कस्टमर्स टेबल, जिसमें कस्टमर्स की डिटेल रहेगी। ठीक है, तो ये कस्टमर्स की डिटेल है, कस्टमर आईडी है इसके अंदर, कस्टमर नेम है, कॉन्टेक्ट नेम है, ये ठीक है। ये हमारे पास टेबल है, ये हमारा कस्टमर्स टेबल है। अब ये कस्टमर टेबल होने के बाद दूसरा टेबल हमारे पास क्या है, तो दूसरा टेबल हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स टेबल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स फर्स्ट db डॉट ऑर्डर्स। तो ये दूसरा हमारे पास टेबल है। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो एक हमारे पास ये है कस्टमर टेबल, दूसरा है ये हमारे पास ऑर्डर्स टेबल। अब ये जो दोनों टेबल है इसके अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन चीज आ रही है, क्या एक साथ अगर हमको इस पे ज्वाइन लगाना है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी इधर नहीं है। फिर यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी इधर भी है। मतलब ये जो कस्टमर आईडी फील्ड है वो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। ज्वाइन जब भी करते हो तो आपको अगर इन दोनों टेबल को मिलाना है, मतलब आपको समझो कि डेटा लाना है ये दोनों टेबल मिला के। अगर आपको ये दोनों टेबल मिला के डेटा लाना है तो कैसे लाओगे, तो दोनों टेबल को मिला के डेटा लाने के लिए आपको कोई तो फील्ड होनी चाहिए जो कॉमन हो, जिसके बेसिस पे हम लोग इनको ज्वाइन कर पाए। मतलब हमने ये बोला कि वो सारे कस्टमर निकाल के लाओ, हमने ये बोला कि सारे कस्टमर्स लाओ और उन कस्टमर के कस्टमर नाम भी हो, कॉन्टेक्ट नेम भी हो, कंट्री भी हो, साथ में प्रोडक्ट नेम भी हो और ऑर्डर आईडी भी हो। मतलब हमको एक बड़ा टेबल बनाना है मान लो, जिसके अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, कस्टमर नेम आना चाहिए, देन कस्टमर कॉन्टेक्ट नेम आना चाहिए, देन कंट्री आना चाहिए, देन कंट्री के बाद प्रोडक्ट नेम आना चाहिए। ये सब आना चाहिए, मतलब ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, ये सब चीजें हमको चाहिए। अगर ये सारी चीजें एक साथ चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये टेबल नंबर 1 है और ये टेबल नंबर 2 है, इन दोनों टेबल्स को बेस्ड ऑन एक कॉमन फील्ड, एक तो कोई चीज कॉमन हो जिसके बेसिस पे आप इनको जोड़ पाए। तो बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास कॉमन है उसके बेसिस पे हम जोड़ते हैं। कॉमन दोनों के बीच में क्या है, कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे जोड़ेंगे, मतलब आप इसका इसके साथ मैपिंग करेंगे, पूरा 1-on-1 मैपिंग। जो भी कॉमन कस्टमर आईडी है, मतलब कस्टमर आईडी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड बनेगी। एक आएगा कस्टमर आईडी फ्रॉम टेबल नंबर 1, जो ये रहा, और दूसरा आएगा कस्टमर आईडी फ्रॉम टेबल नंबर 2। ठीक है, और अब हमने उठाया जैसे 1 2 3 4 कस्टमर आईडी है दोनों का कॉमन, तो ये उठाया। अब 1 2 3 4 की जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है इस वाले टेबल में, वो हम यहाँ डाल देंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम हमारे पास क्या है, टेस्ट, ये टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और प्रोडक्ट नेम जो रहेगा, ऑर्डर आईडी जो है 1 2 3 4 है, तो ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 ये आ जाएगा इधर। इसी तरह से कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम हमारे पास है टेस्ट 1, कॉन्टेक्ट नेम हमारे पास है टेस्ट, और कंट्री हमारे पास है इंडिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टेस्ट, टेस्ट इंडिया, 1 2 3 4 एंड टेस्ट। ये कंबाइंड होकर पूरा एक डेटा मिल जाएगा। तो इससे इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको वन गो में मिल गई। फायदा इसका क्या हुआ कि ये
जॉइंट्स जो होते हैं ये टेम्परेरी बनते हैं, मतलब परमानेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, परमानेंट टेबल नहीं बनाते। तो चूंकि आपने डेटा छोटे छोटे टेबल्स में भी क्योंकि टेबल्स, छोटे टेबल्स में डेटा को मैनेज करना आसान होता है स्पेसिफिक टेबल बना के। जैसे एक हमने बना दिया सैलरी का टेबल, एक हमने बना दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन का टेबल, तो उससे उससे हमारे को मैनेजमेंट आसान हो जाता है डेटाबेस का। बट एट द सेम टाइम जब हमको बिगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से और भी आसान हो जाता है कि जब आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर एक टेबल में से। एंड दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ ज्वाइन इज। ठीक है, तो ये ज्वाइन का आइडिया होता है। अब ज्वाइन भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है नॉर्मल ज्वाइन। उसमें क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करने जाते हैं, तो अगर आप केयरफुली देखेंगे तो जब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फील्ड है कस्टमर आईडी। और मैंने बोला कि दोनों में जो कस्टमर आईडी कॉमन है उनको उठाओ और फिर शो करो। वैसा करने की कोशिश करते हो ये। अब ये अगर आप जो कर रहे हो तो इसके अंदर आप देखोगे तो 1234 इस 1234 से मैच होता है, 1235 इस 1235 से मैच होता है, 1236 इस 1236 से मैच होता है, यहाँ पे 1237 है, यहाँ भी 1237 है। तो ये तो सब मैच हो जाएंगे और इनके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। बट अब हम देखें तो यहाँ पे ये 1234 है, 1240 है, और ये 1238 है। तो ये दोनों मैच नहीं होते। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते टाइम पे आप लिखेंगे 1234, 1235, 1236, 1237, ये सारे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स आ गए। एंड देन 1238 एंड देन 1240, यानी एक एंट्री इसकी आएगी, एक एंट्री इसकी आएगी। और जब एंट्री आप डालना शुरू करेंगे, यानी वैल्यूज डालना शुरू करेंगे, तो 1234 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो हमारे पास ये रही, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही, यानी पांचों कॉलम में कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से 1235 में भी इधर भी वैल्यूज है हमारे पास, इधर भी वैल्यूज है, यानी सब जगह वैल्यूज है, तो पांचों कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 1235 के लिए। में भी दो वैल्यू हमारे पास दूसरे टेबल से आ रही है, और ये तीन वैल्यू इस टेबल से आ रही है। ये टेबल नंबर 2 से आ रही है, और ये हमारे पास टेबल नंबर 1 है। अब जब 1238 की आप बात करेंगे तो 1238 जो है, जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो 1238 जो है उसमें हमको ये तीन वैल्यू तो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ये तीनों वैल्यू तो हमको आसानी से मिल जाएगी टेबल नंबर 2 से। बट 1238 इधर प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो 1238 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास इस टेबल में नहीं अवेलेबल है। इस टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी जगह मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी ब्लैंक आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसी तरह से 1240 की बात करेंगे तो 1240 में क्या है, 1240 इसमें प्रेजेंट है बट इधर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए 124 के लिए हमको ये और ये तो मिल जाएगा, बट ये सब नहीं मिल पाएगा। मतलब ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बट ये और ये मिल जाएगा, और बाकी तो सारी चीजें हमारे पास है ही अवेलेबल। तो ये जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते टाइम पे हमको देखना पड़ता है कि हमको दिखाना क्या है, व्हाट वी वांट टू शो। इसमें अलग अलग यूज केसेस होते हैं कि हमको क्या शो करना है। तो शो करने के लिए मान लो हमारे पास एक टेबल 1 है और एक टेबल नंबर 2 है। ये टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। अब हमको अगर बात करेंगे, तो इधर 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 वाला अगर बात करते हैं, थोड़ा मोटा पेन लेना पड़ेगा मुझे। इधर वाले टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास एक टाइप ऑफ रिकॉर्ड है, वन टाइप ऑफ रिकॉर्ड। और इधर की बात करेंगे तो इसमें अदर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हैं ये। और जो बीच वाला एरिया है हमारे पास, जो बीच वाला एरिया है, इस बीच वाले एरिया में हमारे पास रेड वाले रिकॉर्ड भी है और ग्रीन वाले रिकॉर्ड भी है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। तो बीच वाले एरिया में हमारे पास कॉमन रिकॉर्ड्स भी है।
तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन रिकॉर्ड्स है बीच वाले में। अब हमको ये देखना है कि क्या सिलेक्ट करके लाना है। अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि दोनों टेबल में से, टेबल 1 और टेबल 2 में से सिर्फ ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स आए, दोनों टेबल्स में से ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स आए, तो कॉमन रिकॉर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 2 3 4, मतलब ये रिकॉर्ड जो है ये कॉमन है। तो अगर आपको दोनों के कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए तो दैट काइंड ऑफ जॉइन इज कॉल्ड एज इनर जॉइन। तो इनर जॉइन आपको क्या बताता है, दोनों में से कॉमन रिकॉर्ड्स आपको जो चाहिए वो निकाल के लाएगा इनर जॉइन। ठीक है, फिर इस टेबल को बोलते हैं लेफ्ट टेबल और इसको बोलते हैं राइट टेबल। अगर हम बोलेंगे लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन क्या होगा, तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, लेफ्ट जॉइन कॉमन रिकॉर्ड भी निकाल के लाएगा और लेफ्ट वाले रिकॉर्ड भी निकाल के लाएगा। तो कॉमन वाले और लेफ्ट वाले, तो लेफ्ट वाला मतलब मान लो ये टेबल है हमारे पास 1 और ये राइट वाला टेबल है। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, पहले तो कॉमन रिकॉर्ड भी निकाल के लाएगा, ये कॉमन रिकॉर्ड आ गए, और कॉमन के साथ जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड लेफ्ट में है, जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड लेफ्ट में है वो निकाल के लाएगा, मतलब वो ये निकाल के लाएगा और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड जो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हमारे पास ये है, तो ये लाएगा, तो ये भी लाया और ये भी लाया, ये नहीं लाएगा, वो लेफ्ट ज्वाइन करता है। ठीक है, जबकि राइट ज्वाइन क्या करेगा, तो राइट ज्वाइन कॉमन वाले प्लस राइट वाले टेबल में जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है वो निकाल के लाएगा। तो कॉमन वाले तो ये है और राइट वाले टेबल में जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड, तो राइट वाला टेबल ये रहा, इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हमारे पास ये था, इन्हें ये निकाल के लाएगा, तो ये प्लस ये निकाल के लाएगा, ये नहीं लाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइन होते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, तो लेट्स सी कि कैसे हम लोग अलग अलग ज्वाइंस चलाते हैं, एसक्यूएल में कैसे रन करते हैं ज्वाइंस को। तो अब एसक्यूएल में ज्वाइंस को रन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इनर ज्वाइन रन करते हैं। तो इनर ज्वाइन रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही सिलेक्ट कमांड की सिलेक्ट, एंड देन क्या क्या सिलेक्ट करके लाना। तो हमारे पास जो कंबाइंड टेबल बनेगा, जैसे हमने बताया था कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 दोनों मिला के एक कंबाइंड टेबल बनता है, तो पहला प्लस दूसरा मिला के एक कंबाइंड टेबल बनेगा और उस कंबाइंड टेबल में पूरे के पूरे 6 कॉलम होंगे, या पूरे मतलब इस टेबल के प्लस इस टेबल के दोनों के टोटल कॉलम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल 4 कॉलम इधर से हैं और 2 कॉलम इधर से, टोटल हमारे पास 6 कॉलम होने वाले हैं। अब ये जो 6 भी नहीं, इनफैक्ट 7 कॉलम्स होने वाले हैं, 3 कॉलम इधर के 3 कॉलम इधर के। कस्टमर आईडी 2 बार आएगा, ध्यान रखना कस्टमर आईडी 2 बार आएगा। ये पहला कस्टमर आईडी, मतलब जब भी हमारे पास रिकॉर्ड आएंगे तो उसमें ये बता देगा कि अगर ये ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी है तो वो बोलेगा ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, और अगर कस्टमर टेबल से तो बोलेगा कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, मतलब कस्टमर आईडी भी 2 बार आने वाला है, ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी और कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 7 फील्ड आएगी, 7 फील्ड्स आएगी, हमको मेंशन करना पड़ता है कि इन 7 फील्ड में से हमको क्या क्या चाहिए। क्या गड़बड़ हुआ यार, कोई बटन दब गया। तो ये जो हमारे पास 7 फील्ड्स हैं, इन 7 यानी जब भी हम बना रहे हैं इनर जॉइन तो हमको बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो 7 फील्ड्स आने वाली हैं, उन 7 फील्ड में से हमको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, यहाँ पे हमको कौन कौन सी फील्ड चाहिए वो हमको मेंशन करना पड़ता है। तो हमने लिखा सिलेक्ट एंड देन सारे फील्ड्स के नाम जो जो आपको चाहिए। तो हमको चाहिए ऑर्डर आईडी फील्ड चाहिए, देन कस्टमर नेम चाहिए जो कि इसमें नहीं है। ऑर्डर आईडी तो हमारे पास पहले टेबल में था बट कस्टमर नेम दूसरे टेबल में था। तो ऑर्डर्स जो हमको चाहिए वो ऑर्डर आईडी वाले, मतलब ऑर्डर आईडी जो चाहिए वो ऑर्डर्स वाले टेबल से चाहिए, कस्टमर नेम जो है वो कस्टमर्स टेबल से चाहिए, और फिर ऑर्डर्स मतलब उसमें प्रोडक्शन नेम, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम, मतलब हमको ये पता करना है कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। ये 3 चीजें हमको पता करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करा, सिलेक्ट कर लिए कॉलम के नेम एंड देन फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आपको क्या करना है, तो फ्रॉम के बाद आपको लिखना है कि किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं कस्टमर्स टेबल के साथ। तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से सिलेक्ट करके लाओ और ऑर्डर्स टेबल को इनर ज्वाइन करना है कस्टमर्स के साथ। तो जो भी आप यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं जिस टेबल को, वो टेबल नंबर हमारा
फर्स्ट होता है या लेफ्ट टेबल जिसको बोलते हैं वो लेफ्ट होता है, और जो बाद में मेंशन करते हैं वो हमारा राइट टेबल बन जाता है। उसी के बेसिस पे लेफ्ट और राइट ज्वाइन चलते हैं। तो हमारा लेफ्ट टेबल कौन सा है? ऑर्डर्स टेबल, बिकॉज उसको पहले मेंशन किया है, और कस्टमर्स टेबल को बाद में मेंशन किया, तो वो हमारा सेकंड कॉलम हो गया है, सेकंड टेबल हो गया है। तो आपने सिलेक्शन करा, सिलेक्ट एंड देन कॉलम्स के नेम, देन फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल इनर ज्वाइन कस्टमर्स टेबल। तो इन दोनों को इनर ज्वाइन कर दिया दोनों को। और ज्वाइन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? तो ज्वाइन कॉमन की के बेसिस पे करेंगे, और कॉमन की हमारे पास क्या है? कस्टमर आईडी की कॉमन है दोनों में, तो कॉमन की के बेसिस पे कर दिया। मतलब ऑर्डर्स की वो सारे रिकॉर्ड निकाल के लाओ जिसमें ऑर्डर्स आईडी और ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी और कस्टमर्स का कस्टमर आईडी दोनों बराबर हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप थोड़ा एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल भी है साथ। जब आपने रन किया इसको, तो दोनों में जो कॉमन थे 4 अलग अलग वैल्यूज वो निकल के आ गई। 1238 और 1240 दो अलग जो थे, जो कॉमन नहीं थे, वो बाहर ही रह गए। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं इनर ज्वाइन के थ्रू। कोई डाउट? अब इनर ज्वाइन के बाद आता है हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? तो लेफ्ट ज्वाइन मैंने बताया कि लेफ्ट ज्वाइन मतलब कि लेफ्ट वाला टेबल जो रहेगा, लेफ्ट टेबल की सारी एंट्री आएगी। मतलब लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या आ गया हमारे पास? कॉमन प्लस एक्स्ट्रा फ्रॉम लेफ्ट। कॉमन प्लस एक्स्ट्रा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ये हमारे पास आएगी। तो हमने ज्वाइन किया पहले, तो कस्टम जो जो हमको फील्ड चाहिए थे वो हमने मेंशन कर दी। अब हमको लेफ्ट टेबल कौन सा चाहिए? कस्टमर टेबल को हमने लेफ्ट बनाया, यहाँ पे देखो। पहले ऑर्डर टेबल को लेफ्ट बनाया था, अभी कस्टमर टेबल को लेफ्ट बनाया है, और ऑर्डर टेबल को राइट बनाया है। कस्टमर टेबल लेफ्ट है, तो इसका मतलब सारी एंट्री आएगी कस्टमर्स टेबल में से, या कॉमन एंट्री आएगी कस्टमर और ऑर्डर की, और एक्स्ट्रा जो कस्टमर में है वो आएगी। ठीक है, तो ये आपने मेंशन कर दिया। और ज्वाइन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो ये कस्टमर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर दिया। साथ में अगर आपको ऑर्डर बाय यूज करना है इसके, तो ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हैं। तो जब आपने ये रन किया, तो रन करके आपको ये वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे कस्टमर आईडी भी डाल देता हूं मैं। कस्टमर डॉट कस्टमर कस्टमर आईडी फील्ड नहीं मिली इसको, शायद मुझे कुछ गड़बड़ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर में टीओ रह गया है, कस्टमर आईडी। ये देखो कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी भी हमारे पास आ गया, ये रहा कस्टमर आईडी। और अगर आप देखोगे तो कस्टमर आईडी हमारे पास कितने आए हैं? तो सभी कस्टमर आ गए जिसमें हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट ज्वाइन हुआ है, आई मीन लेफ्ट ज्वाइन हुआ है। और इसी तरह से राइट ज्वाइन क्या होगा? तो राइट ज्वाइन में जो भी राइट साइड में टेबल है ना, ये वाला जो टेबल है, लेफ्ट टेबल मतलब ये हो गया, राइट ये हो गया। जो भी आप यहाँ मेंशन करोगे वो लेफ्ट, और जो यहाँ मेंशन करोगे वो राइट आएगा। तो अगर आपने लेफ्ट ज्वाइन किया, इसका मतलब कि दोनों में कॉमन और लेफ्ट वाले टेबल में जो एक्स्ट्रा थे वो आएंगे। अगर राइट ज्वाइन किया है, यहाँ लेफ्ट की जगह अगर मैं राइट लिख देता सिंपल और रन करता, तो क्या आता? तो दोनों टेबल में जो कॉमन है वो आते, और राइट वाले टेबल की जो एक्स्ट्रा एंट्रीज है वो आती है हमारे पास में। ठीक, तो इस तरह से राइट ज्वाइन बनता है। फिर होता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन मतलब एक टेबल को उसी के ऊपर ही ज्वाइन करना है। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहला टेबल लिखो, फिर उसके बाद उसी टेबल का नाम रिपीट कर दो, तो सेल्फ ज्वाइन हो जाता है। वैसे ये ज्यादा यूज होता नहीं है,
इसलिए मैं ज्यादा उसको डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हुए जॉइंट्स। इसके अंदर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछो। ओके, अभी इसके अंदर एक लास्ट चीज और पकड़ते हैं विच इज कॉल्ड एज ग्रुप बाय। नाउ ग्रुप बाय क्या होता है वो ऐसे आपको पता है, हमने पाइथन पढ़ते टाइम पे ग्रुप बाय देखा था क्या होता है, बट फिर भी बता रहा हूँ वापस से। जैसे अगर हमारे पास एक टेबल है जिसको बोलेंगे डिपार्टमेंट टेबल। अब ये जो डिपार्टमेंट टेबल है इसमें हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय आईडी लिखे हैं या नाम लिखे हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नेम एंड देन सैलरी। तो अभी ये जो हमारे पास टेबल है इसमें सपोज लो डिपार्टमेंट हमारे पास है आईटी डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय नंबर है, ये पहला एम्प्लॉय XYZ, दूसरा एम्प्लॉय का नाम है ये, तीसरे एम्प्लॉय का कुछ और नाम है, चौथे का कुछ और नाम है, पांचवे का कुछ और नाम है। तो ये हमारे पास 5 अलग अलग एम्प्लॉय है। अब ये 5 एम्प्लॉय में से ये पहले एक एम्प्लॉय आईटी में काम करता है, दूसरा जो है मे बी परचेस में काम करता है, परचेस डिपार्टमेंट में, फिर ये भी परचेस डिपार्टमेंट में काम करता है, ये आईटी में काम करता है, और ये सेल्स में काम करता है। इसकी सैलरी लेट से 30K, इसकी जो है 30K, इसकी जो है 40K, इसकी जो है 30K, इसकी जो है मे बी 50K, जो भी आपको बोलना है, रैंडमली मैंने फिगर्स लिए हैं। अब ये हमारे पास टेबल है। टेबल मिलने के बाद सपोज आपके पास कस्टमर आता है और आपसे पूछता है कैन आई गेट सम ऑफ सैलरीज बाय डिपार्टमेंट। बाय डिपार्टमेंट हमको सैलरी चाहिए, मतलब मुझे ये पता करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में मैं टोटल कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, परचेस डिपार्टमेंट में मैं कितनी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, और सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी बांटता हूं मैं, मुझे पता करना है। तो ये कैसे पता किया जा सकता है? ये पता करने का तरीका होता है ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय क्या करता है कि यहाँ पे अगर बोलेंगे तो ये सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं वो डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना चाह रहे हैं, तो डिपार्टमेंट वाला हमने पकड़ा, और डिपार्टमेंट में जो जो कॉमन है, मतलब ये हमारे पास एक जैसा है, ये हमारे पास एक जैसा है, तो ये जो दो है ये दोनों को मिला के एक जैसा रखना पड़ेगा, मतलब एक एंट्री हमको करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप बाय क्या करता है, तो ग्रुप बाय किसी भी टेबल के अंदर किसी कॉलम में अगर रिपीटेड एंट्रीज हैं तो वो सारी रिपीटेड एंट्री को हटा के एक बार लिख देता है। तो जैसे आईटी यहाँ पे 2 बार आया है, ग्रुप बाय क्या करेगा, आईटी को 2 बार की जगह 1 बार लिखेगा। इसी तरह से परचेस डिपार्टमेंट यहाँ पे 2 बार लिखा है, तो परचेस को भी 2 की जगह पे 1 बार लिखेगा। और सैलरी भी है वो, सॉरी सेल्स है, सेल्स को 1 बार ही था तो इसको 1 बार ही लिखेगा। अगर 2 बार 4 बार होता तो 4 की जगह 1 बार लिखता है। तो ये तीनों की एक एक एंट्री आ गई। अब एंट्री तो हमने इसकी तो लिख दी, इसका क्या करेंगे, तो सैलरी यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो जब आप ग्रुप करते हैं किसी कॉलम में या किसी चीज के बेसिस पे या किसी फील्ड के बेसिस पे, जब आप ग्रुप करते हैं तो ग्रुप करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग चीज होती है उसके साथ क्या किया जाए, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ये सैलरीज जो है आईटी की, आईटी में एक सैलरी है 30K और दूसरी सैलरी वो भी 30K है। इसी तरह से परचेस जो है, परचेस की एक सैलरी हमारे पास क्या है, तो परचेस की एक सैलरी 30 है, एक 40 है, एंड सेल्स की एक सैलरी 50K है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज आ गई हैं, 3 तरह की जो वैल्यूज आ गई, तो इनका क्या किया जाए। अब ये जो 3 तरह की वैल्यू आई है, इसमें हमने यहाँ पे तो मल्टीपल जो एंट्रीज थी उनको एक बार लिख दिया, बट अभी भी हम लोग यहाँ की जो मल्टीपल एंट्रीज है उसका कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ की जो मल्टीपल एंट्रीज है उसको एक करने के लिए हमारे पास होती है समरी मेजर। मतलब हम क्या करें कि इसका और इसका क्या करें, तो एक काम हो सकता है कि इनका आप काउंट निकाल लो। काउंट अगर इसका निकाल लिया, इसका मतलब काउंट ऑफ टोटल पीपल, काउंट ऑफ पीपल वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। अगर आपको ये पता करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे काउंट लगाना है।
बट अगर आपको ये पता करना है कि ऑन एन एवरेज आप कितनी सैलरी देते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी आप बांटते हो एक पर्सन को जो आईटी में काम करता है, तो आपको इसके ऊपर एवरेज फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा आईटी में काम करने वाले किसी बंदे की ऑन एन एवरेज सैलरी हम लोग कितनी दे रहे हैं। आपको चाहिए टोटल सैलरी कितनी बांटते हो आईटी डिपार्टमेंट में, तो आपको लगाना पड़ेगा सम फंक्शन। तो सम फंक्शन विल टेल यू कि टोटल आप आईटी में कितनी सैलरी बांट देते हो। अगर आपको ये पता करना है कि आईटी में मैक्सिमम कितनी सैलरी है मतलब किसी एम्प्लॉय की, तो आपको मैक्स फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैक्स फंक्शन क्या बोलेगा कि पूरे आईटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। इसी तरह से मिनिमम फंक्शन होता है, आपको जो बताता है कि सबसे कम सैलरी किसकी है आईटी डिपार्टमेंट में। तो ये जो है ये ग्रुप बाय का काम होता है। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, तो ग्रुप बाय मल्टीपल वैल्यूज को उठा के वन वैल्यू डालता है एंड देन जो बची हुई वैल्यू है उसके अंदर काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन ये सारे ऑपरेशन करता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये ग्रुप बाय का काम होता है। नो सर। क्वेश्चन आगे बढ़ू। सर एक जॉइंस पे क्वेश्चन था सर, हाँ। इसमें आउटर जॉइन नहीं यूज होता है? होता है ना, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल जॉइन, ये सब होते हैं। बट क्या सर होता एक है बार ना, जरूरत नहीं होती इनकी ज्यादा, इसलिए मैंने बताया नहीं। अभी केस स्टडी अगर आएगी तो उसमें भी यूज हो सकता है, नहीं तो वो सिंपल सा उसका सिंटेक्स है वो आपको बता दूंगा मैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। होता है, बट क्या होता है ना कि वो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन के साथ करी करता है, ओरेकल में होगा किसी और में नहीं होता, वो भी होता है प्रॉब्लम। इसलिए जितना जरूरी था वो मैंने पूरा बताया, बाकी और बता दूंगा मैं आपको, है ना। आप ग्रुप बाय के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट डीबी नाम का, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आसानी रहेगी। अब मेरे पास जैसे फर्स्ट डीबी नाम का टेबल है, इसमें पर्सन्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट डीबी में पर्सन्स नाम का जो टेबल था उसके ऊपर आपने रन किया, जैसे ही आपने पर्सन्स के ऊपर आप रन किया तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है। अब ये जो डेटा आया है इसमें हम देख रहे हैं कि जो पर्सन आईडी है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। पर्सन आईडी रिपीट हो रहा है। तो अगर हमको ग्रुप करना है बेस्ड ऑन पर्सन आईडी तो क्या होगा, कोई और टेबल भी ढूंढता हूँ जिसके अंदर अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कौन सा टेबल है ये, फर्स्ट। थोड़ा अच्छा डेटाबेस सिलेक्ट करूंगा तो थोड़ा स्टार फ्रॉम फर्स्ट डॉट emp, इसमें कुछ नहीं है, एम्प्लॉय, नहीं खाता ये ये बराबर से रिकॉर्ड नहीं आ रहा है इसमें, तो दूसरा ढूंढते हैं जिसमें रिकॉर्ड अच्छे पड़े हों तो मजा आएगा उसके साथ में। कस्टमर्स नाम का है db1 कस्टमर्स। एक मिनट में बराबर से टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़े रिकॉर्ड ज्यादा रहेंगे तो आसानी होगी करने। कस्टमर्स करेक्ट। तो अभी ये जो db1 कस्टमर से बस इसमें एक ही चीज प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिपीटिंग कॉलम नहीं है, रिपीटिंग रो नहीं है। और कोई है हमारे पास, चलो अभी मैं फर्स्ट डीबी पर्सन्स में से थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर मेरे पास केस स्टडी आएगी ऊबर वाली, उसमें काफी सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे। तो ये जो हमारे पास पर्सन्स नाम का टेबल है इसमें आप देखोगे तो पर्सन आईडी 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी 124, 121, 120 एक एक बार ही आए हैं। अब ग्रुप बाय मतलब हमको क्या करना है कि जो भी बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, ठीक है, और बाकी सबको ऐसे ही छोड़ना है। तो वही हमने किया है, यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो फर्स्ट डीबी में से पर्सन्स लिया और मैंने पर्सन आईडी के बेसिस पे ग्रुप बाय करने की कोशिश करी। तो जब मैं ये रन करूंगा तो आप देखो पर्सन आईडी को जब आपने ग्रुप बाय किया तो ये 2 बार 124 लिखा था, वो एक बार आया है। फिर से दिखाता हूं मैं। तो
फर्स्ट डीबी के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पर्सन आईडी 2 बार था, 123 2 बार था। जब आपने इसको ग्रुप बाय कर दिया, ग्रुप बाय पर्सन आईडी, तो पर्सन आईडी की 2 एंट्री जो थी वो 1 में बदल गई। ठीक है, बट अभी आपने ये नहीं बोला कि चलो 2 को 1 में तो आपने बदल दिया, पर जो बाकी एंट्रीज है उनके साथ क्या करना है, उनको समराइज कैसे करना है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना ग्रुप बाय का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसका समराइजेशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वो कैसे करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो भी आ रहा है उसका करना क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मैंने बोला काउंट करके दो मेरे को पर्सन आईडीज। तो अगर आप काउंट करने की बात करेंगे तो ये काउंट, मैंने काउंट लगा दिया ना इसके साथ में, तो काउंट के साथ लगा दिया, इसका मतलब कि जो भी पर्सन आईडीज है उसके मेरे को काउंट्स मिल जाए। यानी यहाँ से मेरे पास आ गया कि ये देखो 1 2 3 जो है वो 2 बार आया है, 1 2 4 जो है 1 बार है, 1 2 1 जो है 1 बार है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ यूज केस लेके। अभी ग्रुप बाय का सिर्फ इतना जो कंसेप्ट है वो समझ लो, मैं आपको डिटेलिंग इसका यूज केस में दिखाता हूँ, जब उबर वाला केस हम लोग लेंगे जो कि इमीडिएटली लेने वाले हैं एयरबीएनबी का। ठीक है, तो ये अलग अलग कमांड्स थी समराइजेशन की एंड ग्रुप बाय की। अब इनमें कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप पूछो, नहीं तो मैं आपको एक और केस स्टडी रन करके दिखाता हूँ। अब ये केस स्टडी मेरे पास है उबर डेटा एनालिसिस वाली, वो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे उबर वाला डेटा सेट है। एक मिनट, ये टैक्सी डेटा सेट, तो टैक्सी डेटा सेट जो है ये उबर का डेटा सेट है। अब इसके ऊपर हम लोग रन करके देखते हैं कि भाई अलग अलग केसेस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं टैक्सी डेटा सेट के अंदर देखता हूँ कि क्या मेरे पास डेटा है टैक्सी 1 के अंदर। तो टैक्सी 1 का डेटा मैंने रन किया, तो ये एक डेटा सेट है उबर कार का, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट ऑफ जर्नी, एंड ऑफ जर्नी, कैटेगरी, स्टार्ट डेट, स्टॉप पॉइंट, माइल्स एंड पर्पस, ये सब लिखा हुआ है। ये आपके पास ऑलरेडी होगा डेटा। अब इसमें अगर हम लोग डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं यूजिंग एसक्यूएल तो कैसे करेंगे, आपने पाइथन में कैसे करना है ये सब देख लिया है। एसक्यूएल में मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो इंटरव्यूज रहते हैं उसमें एसक्यूएल भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको ये पता करना है कि एवरेज ड्राइव फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कोई जर्नी स्टार्ट होती है तो कितने माइल्स वो चलती है ऑन एन एवरेज, ये अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे। मतलब जैसे फोर्ट पियर से है, तो फोर्ट पियर से हमारे पास मल्टीपल ड्राइव स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्ट पियर से है, इससे बहुत सारी ड्राइव स्टार्ट हो रही है, कैरी से बहुत सारी हो रही है, किसी और जगह से बहुत सारी हो रही है। तो हर स्टेशन से हमारे पास मल्टीपल ड्राइव स्टार्ट हो रही है। जब ड्राइव पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है तो ऑन एन एवरेज वो कितना किलोमीटर चलती है। मतलब अगर एज अ ड्राइवर मैंने अपनी जो कार है वो फोर्ट पियर्से पे रखी है, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फोर्ट पियर्से पे अगर मैंने कार रखी है, वहां से अगर कोई बंदा मेरी कार में बैठता है तो ऑन एन एवरेज वो कितना चलता है, कितनी दूर तक जाता है, कितने किलोमीटर तक जाता है। उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि मुझे अपनी कार को फोर्ट पियर्से पे खड़ी रखनी चाहिए या किसी और स्टॉप पे। जिस भी स्टॉप पे एवरेज लेंथ जो रहती है, एवरेज माइल्स ट्रेवल्ड बाय द कार जो रहती है वो ज्यादा रहेगी, वहां पे ज्यादा फायदा होने के चांसेस है, क्योंकि मेरे को ज्यादा दूर तक की ट्रिप मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा दूर तक की ट्रिप अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये देखना है कि कहाँ से एवरेज डिस्टेंस या बड़े डिस्टेंस की मेरे को पैसेंजर्स मिलते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे सारे स्टेशन के बारे में पता करना है। अगर सारे स्टेशन के बारे में पता करना है तो मुझे जो सारे स्टेशन हैं उनके बेसिस पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ताकि मेरे को ये पता, जैसे ये मेरे पास रहे ओवरऑल बोला जाए तो ये मेरे पास है फोर्ट पियर से एक स्टेशन है, दूसरा स्टेशन लेट से ए बी है, तीसरा एक्स वाई है, कुछ और है, ये से मेरे पास 4 स्टेशन है। अब ये फोर्ट पियर से स्टार्ट हुई 5 किलोमीटर चली, एक और थी फोर्ट पियर से स्टार्ट हुई है 10 चली, एक और फोर्ट पियर से स्टार्ट हुई ये मेरे पास मान लो 15 किलोमीटर चली। ठीक है, इसी तरह से कोई ए बी से स्टार्ट होने वाली ड्राइव्स ले लेते हैं, तो ए बी से स्टार्ट हुई, ये 3 किलोमीटर चली, ये 5 चली, ये 7 चली।
एंड सो ऑन। एक्स वाई से शुरू हुई, एक्स वाई से शुरू हुई, एक्स वाई से शुरू हुई, ये चली है मे बी 12 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, और ये है 6 किलोमीटर। अब मुझे ये पता करना है कि हर स्टेशन से जब गाड़ी चलती है तो ऑन एन एवरेज कितना कितना चल जाती है। तो मतलब फोर्ट पियर से कि मेरे पास 3 एंट्री है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप करूंगा बेस्ड ऑन स्टेशन, और स्टेशन है फोर्ट पियर से। तो जब मैं ग्रुप करूंगा तो ये तीनों मिलके एक बन जाएंगे। उसमें एक एंट्री होगी ऑफ कोर्स 15 की, एक एंट्री है हमारे पास 10 की, और एक है 5 की। फिर जब ए बी करोगे तो ए बी के अंदर क्या होगा, तो ए बी में भी फिर 3 एंट्री है, 3, 5 और 3, 5 और 7। फिर एक्स वाई की बात करेंगे तो एक्स वाई की हमारे पास है 12, 8 एंड 16। ये आपने ग्रुप करा, तो ग्रुप करने के बाद ऐसा डेटा आपके पास आएगा, और ग्रुप करने के बाद ये तो एक एक बार आ गए, इसका क्या करें। तो ये जो 3 वैल्यूज आ रही है, हमको क्या पता करनी है, एवरेज ड्राइव। तो हम क्या करें, इसका एवरेज ले लो। जब आप इसका एवरेज लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगी, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ट्रिप स्टार्टेड फ्रॉम फोर्ट पियर से, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ट्रिप स्टार्टेड फ्रॉम ए बी, एंड एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ट्रिप स्टार्टेड फ्रॉम एक्स वाई। और वही हमको पता करना है। क्लियर हुआ क्या करना है। तो वो यहाँ पे करा हुआ है। हमने क्या करा, तो हमने सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट किया है। पहली चीज तो स्टार्टिंग पॉइंट तो दिखाना पड़ेगा ना, फोर्ट पियर से ए बी या एक्स वाई जो भी नाम है, तो वो हमको स्टेशन का नाम दिखाना है, इसलिए हमने ये लिखा है। और ये लिखने के बाद हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए एवरेज माइल्स ट्रेवल्ड बाय कार। तो यहाँ से जो स्टार्ट होने वाली जो कार से वो एवरेज कितने माइल्स चलती है, तो हमने एवरेज माइल्स लिख दिया यहाँ पे, एवरेज माइल्स ट्रेवल्ड बाय द कार। कहाँ से, तो फ्रॉम, तो हमने ये टेबल का नाम ले लिया कि भाई ये वाले टेबल के लिए हम लोग कर रहे हैं पूरा, ये वाले टेबल के लिए चला रहे हैं ये। और ग्रुप बाय कर रहे हैं, तो ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करोगे, तो ग्रुप बाय आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे आपको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ठीक है। एंड देन ऑर्डर बाय यहाँ पे इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ग्रुप बाय करने में आसानी हो जाती है उससे, क्योंकि अगर ऑर्डर बाय नहीं करोगे तो एक एंट्री यहाँ पे रहेगी स्टार्टिंग पॉइंट की, एक कहीं बहुत दूर रहेगी, तो उसको ग्रुप करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेरी के लिए। इसलिए उसको ऑर्डर करेंगे तो सारे फोर्ट पियर से एक साथ आ जाएंगे, सारे एक्स वाई एक साथ आ जाएंगे, सारे ए बी एक साथ आ जाएंगे। वरना ग्रुपिंग करते टाइम पे अगर हमारे पास एक फोर्ट पियर से यहाँ पर है, फिर उसके बाद ए बी लिखा है, फिर उसके बाद एक्स वाई लिखा है, फिर ए बी लिखा है, फिर एक्स वाई लिखा है, और उसके बाद फोर्ट पियर से लिखा है, तो इसको और इसको ग्रुप करने के लिए सिस्टम को ये सारे रिकॉर्ड रीड करने पड़ेंगे, विच विल बी वेरी टाइम इंटेंसिव। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही ऑर्डर बाय करेंगे तो क्या होगा, वो सारा एक साथ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर आपने किया है। अब इसको आप रन करके देखो। जैसे ही आप रन करके देखोगे तो आपके पास ये आ गया है, जिसके अंदर सबसे पहले दिखा रहा है लाटा नाम का पॉइंट है, वहां से जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो 310 किलोमीटर होता है। जैक्सन विले से जब स्टार्ट होती है जर्नी तो 187 होता है, एश विले से 143 आता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, काउंट भी लगा लो। अब ये काउंट मैंने क्यों लगाया, कोई बताना चाहेगा, मैंने काउंट क्यों लगाया है, ये काउंट लगाने से मेरे को क्या फायदा हुआ। Number of records also will get to know. हाँ, क्योंकि हम बता रहे हैं कि लाटा से जो जर्नी स्टार्ट होती है वो ऑन एन एवरेज 310 किलोमीटर चलती है। तो ऑफ कोर्स हमको ये भी पता करना पड़ेगा भाई कितनी जर्नी का डेटा देख के बता रहे हो, तो हम बता रहे हैं कि एक ही जर्नी में एक जर्नी का डेटा देखा और हमने बताया, एक जर्नी का देखा और बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जर्नी थी और उसने 310 किलोमीटर चला, तो वो एवरेज थोड़ी बोल सकते हैं उसको, वो तो एक ही थी, तो बाय चांस उसने 310 किलोमीटर चला है, मतलब वो ज्यादा रिलायबल डेटा ये वाला नहीं है कि एक का ही डेटा दिया है ये। हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये है, अब ये जो अननोन डेस्टिनेशन है छोड़ो उसको, जैसे ये वाला डेटा है, अब दुरहम है, तो दुरहम में हम बोल रहे हैं कि हम बता रहे दुरहम से अगर ट्रिप स्टार्ट होती है तो लगभग 10 किलोमीटर चलती है, 10 माइल चलती है, और ये हम पिछले 37 ड्राइव्स का डेटा देख के बता रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा रिलायबल है कि यार पिछली 37 टाइम्स में जो जो स्टार्ट हुई है वो ऑन एन एवरेज इतना चली है, मतलब ठीक है यार ये मोटा मोटा इतना चलती होगी।
ठीक है, तो जितना ज्यादा यहाँ पे काउंट होगा, जैसे ये है, वो ज्यादा रिलायबल डेटा आपके पास होगा। अब जैसे कैरी है, तो कैरी से हमारे पास 201 ड्राइव का डेटा देख के हम बता रहे कि ऑन एन एवरेज 8.9 किलोमीटर चलती है, तो ये बहुत ऑथेंटिक डेटा होगा, क्योंकि उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत सही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे डेटा को देखने के बाद हम ये सब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि एक दो को देख लिया, पहली शुरू हुई वो 300 किलोमीटर चली गई, तो हम ये बोल रहे हैं कि अब हर जो शुरू होगी वो 300 किलोमीटर जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, या लगभग 300 किलोमीटर जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड था। अगर आप बहुत सारे देखोगे तो आप एग्रीगेशन करके बता सकते हो। तो ये इसके अंदर एक यूजफुल इंसाइट आप देते हो कि कैरी से अगर खड़ा रहेगा ड्राइवर तो एटलीस्ट उसको 8-9 माइल मोटा मोटा का एक जर्नी मिलेगा। इसी तरह से मॉरिस विले से लगभग 7.9 माइल्स की जर्नी मिलती है। ठीक है, फिर मिड टाउन से भी इतना ही मिलता है। थोड़ा नीचे आता हूं मैं। अब ये वेस्ट पार्क प्लेस की अगर बात करेंगे तो वेस्ट पार्क प्लेस से 17 ड्राइव का डेटा देख के हम ये बता रहे हैं कि एवरेज 2 किलोमीटर का ही मिलता है। मतलब ये वेस्ट पार्क प्लेस से जो भी ड्राइव लेगी वो छोटा ड्राइव ही मिलेगा, मे भी जगह ही छोटी होगी वो, ऐसा। ये भी एक रिलायबल डेटा है। व्हाइट ब्रिज जो है, तो वहां से 68 जर्नी का डेटा देख के बता रहे हैं कि भाई लगभग 4 किलोमीटर की जर्नी आपको मिलती है, तो छोटी छोटी मिल रही है यहाँ पे। कराची जो है उसमें तो और 4 किलोमीटर की 27 जर्नी देख के बता रहे हैं। तो ये सब चीजें रहती है, ये उस बेसिस पे हम बोल रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग, ग्रुप बाय। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एवरेज ड्राइव मैंने बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट का, एवरेज माइल्स का। अब उसके बाद हमको ये पता करना है कि यार मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चला है पूरी ड्राइविंग में, एक जर्नी में आज तक कितना सबसे ज्यादा डिस्टेंस चला गया है। अगर आपको ये पता करना है तो सिलेक्ट करो एंड देन उसके ऊपर मैक्स फंक्शन लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद वो मैक्सिमम कितना जाता है। अगर आपको वो पता करना है कि भाई अगर कोई जर्नी दिरहम से शुरू होती है तो आज तक वो कितना ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, अगर वैसा पता करना है, मतलब जर्नी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कितनी दूर तक जाती है, अगर आपको ये पता करना है तो यहाँ पे आपको एवरेज की जगह पे मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर जर्नी जो है लाटा से शुरू हुई है तो इतना गई है, जैसे ये रहा अननोन नंबर से शुरू हुई है तो सबसे ज्यादा जो अननोन वाला गया है वो 195 गया है। मॉरिस विले से शुरू हुई है तो सबसे ज्यादा जो मॉरिस विले का गया है वो 195 किलोमीटर गया है। मतलब काइंड ऑफ आउटलायर अपने को पता चल रहे हैं इसमें। इसी तरह से लाहौर से शुरू हुई है तो 86 किलोमीटर की सबसे बड़ी जर्नी शुरू हुई थी जो लाहौर से निकली थी। अब सबसे बड़ी ये निकली, सबसे बड़ी जो निकली थी, देखो अभी वापस इंटरेस्टिंग इनसाइड आएगा। अब सबसे बड़ी जो थी वो इतनी थी, चलो सबसे छोटी निकाल के भी देख लेते हैं साथ में। तो मैक्स के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे मिन ले लेना है, और मिन के बाद एक और काम कर लो, एवरेज भी ले लो। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसका स्प्रेड कितना है डेटा का। तो मिनिमाइल यहाँ पे डाल दो, मिन माइल्स यहाँ पे डाल दो मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको रन करता हूं मैं तो ये मिलेगा। अब ये देख के आपको समझ रहा होगा कि जैक्सन विले से, वैसे तो 2 जर्नी की बात कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ काम की चीज नहीं है, ज्यादा जर्नी की बात करेंगे तो समझेगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैंने इसको सॉर्ट किया। तो अभी ये देखो कैरी जो है, कैरी के लिए हम लोग 210 जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 210 जर्नी में जो सबसे बड़ी जर्नी थी वो 144 किलोमीटर की थी और सबसे छोटी 0 की थी। एवरेज जो है वो 9 किलोमीटर है लगभग, बट सबसे छोटी इतने की थी, सबसे बड़ी इतने की थी। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरेज 8.9 आ रहा है, तो मोटा मोटा ये इस साइड में आ रहा है, इसके साइड में आ रहा है, दैट्स ओके, मतलब वो सही है। इसी तरह से अगर मॉरिस विले की बात करोगे तो मॉरिस विले के अंदर एवरेज हमारे पास 7.9 है, बट जो सबसे ज्यादा वाला जो था, मतलब कोई जर्नी शुरू हुई थी वो 195 किलोमीटर तक गई थी, और कोई जो थी वो 2 किलोमीटर पे ही रुक गई थी। तो इससे आपको डेटा का बैलेंस पता चलता है, आउटलायर्स पता चलते हैं, एवरेजिंग पता चलती है। ठीक है, तो स्प्रेड ज्यादा है यहाँ पे डेटा का, आउटलायर्स भी हैं यहाँ पे, बट ये वाले में देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा स्प्रेड नहीं है। 37 जर्नी के लिए दुरम की बात कर रहे हैं, इसमें 37 में मैक्सिमम 18 वाला है और मिनिमम 2 वाला है, ऑन एवरेज 10 वाला थोड़ा रिलायबल डेटा लग रहा है।
ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें जानना जरूरी हो जाता है इसमें, और वो हम इस तरह से ग्रुप बाय के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय हुआ, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, ये सब मैंने निकाल के आपको इसी टेबल में बता दिया। अब मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसकी एंट्री सबसे ज्यादा हमारे पास हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार्ट एंड देन काउंट फ्रॉम व्हाटएवर बी द वैल्यू इज। तो मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको चाहिए तो कौन सा है मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट? कैरी सबसे पॉपुलर है क्योंकि इससे 210 ड्राइव निकली है, देन मॉरिस विले है, देन व्हाइट ब्रिज है। ठीक है, अब टॉप 5 पॉपुलर डेस्टिनेशन निकालने कैसे निकालोगे? टॉप 5 पॉपुलर डेस्टिनेशन, तो टॉप 5 पॉपुलर मतलब टॉप 5, तो हमने क्या करा, पहले तो हमने सारे डेस्टिनेशन निकाल लिए और उनका काउंट निकाल लिया, कि स्टार्टिंग पॉइंट निकाले और उनका काउंट निकाला। काउंट निकालने के बाद उनको ऑर्डर किया हमने बेस्ड ऑन देयर काउंट, तो काउंट के बेसिस पे अगर आपने ऑर्डर किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा, और उसमें से सिर्फ लिमिट जैसे हम यूज करते हैं, लिमिट का मतलब कि सिर्फ पहले 5 कीवर्ड बताओ, जैसे जो हेड है पाइथन में, तो हेड का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिमिट है, तो ये क्या करेगा, लिमिट मतलब सिर्फ 5 रिकॉर्ड ही दिखाएगा और वो बताएगा कि 5 जो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है वो ये रहे, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहे। ठीक है, इसी तरह से स्टॉपिंग पॉइंट अगर आपको चाहिए तो स्टार्ट की जगह यहाँ पे स्टॉप लिख दो, तो सिलेक्ट कर रहे हैं स्टॉपिंग पॉइंट, उनका काउंट ले रहे हैं, टेबल का नाम दिया, ग्रुप बाय किया बाय स्टॉप, और फिर ऑर्डर किया काउंट के बेसिस पे, ऑर्डर बाय किया काउंट के बेसिस पे। काउंट के बेसिस पे क्यों ऑर्डर बाय किया है? क्योंकि हमको काउंट के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, और जो भी सॉर्टेड रिजल्ट्स आए हैं उनको टॉप 5 आपको चाहिए, तो टॉप 5 मतलब 5 वैल्यूज ही निकलनी, तो लिमिट 5 कर दोगे तो 5 वैल्यू निकल के आएगी उसमें से। तो ये रहे मोस्ट पॉपुलर 5 स्टॉपिंग एंड या स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, फिर मोस्ट पॉपुलर पेयर अगर आपको पता करना है, मतलब वो कॉम्बिनेशन कौन सा है कि स्टार्टिंग भी हो रही है और एंडिंग भी हो रही है उस पर्टिकुलर पेयर के बीच में, वो दो ऐसे डेस्टिनेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन कौन से हैं जिसमें स्टार्टिंग और स्टॉपिंग सबसे ज्यादा रहेगी, तो उसके लिए आपने क्या करा, सिलेक्ट करा स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, और ग्रुप बाय कर दिया स्टार्ट और स्टॉप के बेसिस पे और काउंट ले लिया। तो ग्रुप बाय किया मतलब जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कहने की बात यह है कि आपका जो डेटा रहेगा उसमें आपके पास लेट से एफ पी, ए बी, सी डी, ये 3 हमारे पास अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एफ पी की अलग अलग वैल्यूज हैं, ए बी। अब जर्नी हमारी एफ पी से शुरू हुई और लेट से एंड हो गई ए बी पे, और ये जो जर्नी थी ये सी डी पे खत्म हुई। तो आपको ये पेयर पता करना है कि अब ये पेयर मतलब आपको अब ग्रुप बाय जो करना है वो एक रिकॉर्ड पे नहीं करना है, अब आपको 2 फील्ड्स पे ग्रुप बाय करना है कॉम्बिनेशन पे, तो उससे आपको मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मतलब हम ये बोलेंगे कि 2 एंट्री जो है एफ पी एंड ए बी कॉम्बिनेशन की 2 एंट्री है, और एफ पी और सी डी कॉम्बिनेशन की भी 2 एंट्री है। ए बी और सी डी कॉम्बिनेशन की 3 एंट्री है, ऐसा करके। तो जब आप ग्रुप बाय करेंगे 2 फील्ड पे तो फिर वो कॉम्बिनेशन वाइज बताएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें ये जो डेटा आ रहा है जहाँ हाँ। पर स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट दोनों सेम ही है, तो हम्म, इसको फिर हम कैसे मतलब क्योंकि ये तो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं लग रही है फिर। हो सकती है ना, क्यों नहीं रिलायबल होगी? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या जीवन में कि मे बी एबीसी नगर से शुरू होके ड्राइव वहीं खत्म हो गई? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि उसी जगह से शुरू होके उसी जगह पे खत्म हो गई,
बट ये भी तो हो सकता है कि भाई कोई एक सिटी होगी या कोई एक नगर होगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, 5-6 किलोमीटर की रेंज में होगा, तो भाई बंदे ने एक जगह से शुरू किया, 3 किलोमीटर जाके आगे जाके उतर गया, दोनों सेम ही नगर है, सेम ही सिटी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस, हो सकता है। तो ये उसी के बारे में है कि वेस्ट पाम बीच से स्टार्ट हुई और वेस्ट पाम बीच में ही उतर गया, ठीक है, बट ये थोड़ी बोला कि उसने कि बैठा और वहीं के वहीं उतरा। चला होगा उसमें 2-4 किलोमीटर चला होगा या 1 किलोमीटर चल के उतर गया होगा, क्या फर्क है। अब उसको जरूरत होगी उस टाइम पे कैब की, हो सकता है उसके पास सामान ज्यादा होगा, हो सकता है वो चल नहीं पा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपको मोस्ट पॉपुलर पेयर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी दो चीजों के बेसिस पे। एंड वो दो चीजें हमारे पास क्या होगी, तो दो चीजें हमारे पास है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉपिंग पॉइंट। दोनों के बेसिस पे आपने ग्रुपिंग कर दी, तो ग्रुप बाय स्टार्ट एंड स्टॉप कर दिया एंड देन उनका काउंट निकाल लिया। तो जैसे ही वो करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, मतलब देयर आर 4 एंट्रीज फॉर फोर्थ पेयर से एंड फोर्थ पेयर से, 1 एंट्री फॉर फोर्थ पेयर से इन वेस्ट पाम बीच। मजा नहीं आ रहा है तो काउंट के बेसिस पे देखते हैं। सबसे पॉपुलर चाहिए तो अननोन लोकेशन जो है वो 86 टाइम है। ये तो खैर काम का नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, अननोन लोकेशन मतलब लोकेशन टैग नहीं हुई है। बट मॉरिस विले और कैरी, मॉरिस विले और कैरी जो है एक मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, मतलब लोग मॉरिस विले से स्टार्ट करते हैं कैरी तक जाते हैं, ऐसा 75 टाइम्स हमने देखा है। कैरी से स्टार्ट करते हैं मॉरिस विले भी आते हैं, ऐसा हमने 67 टाइम देखा। मतलब ये तो ऑफकोर्स वाली चीज है कि भाई मॉरिस अगर कहीं से स्टार्ट करेगा कहीं रुकेगा तो ऑफकोर्स फिर वहां से रिटर्न भी तो आएगा ना। तो यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा और फिर रिटर्न में यहाँ से यहाँ हो गया, फेयर इनफ। फिर कैरी से चला, कैरी में चला, कैरी में ही उतरा, कैरी से चला दिरम में उतरा। ये हमारे पास जर्नीज है अलग अलग। इसके बेसिस पे आप प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई ये जो अगर पेयर जो है बहुत पॉपुलर है तो फिर इनके बीच में ज्यादा कैब चलाओ, या जो भी आपको करना है वैसा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये इन पेयर्स के बीच में एवरेज माइल्स कितना चलता है, तो हमने स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट तो निकाल लिया, बट इनके बीच में मोटा मोटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाता है। अगर कोई जर्नी शुरू होती है कैरी टू मॉरिस विले तो वो कितने दूर तक चलती है ऑन एवरेज, ये अगर हमको पता करना है तो ये रहा। मतलब एवरेज डिस्टेंस अगर आपको देखना है, काउंट भी कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे तो काउंट के बेसिस पे अगर देखूंगा तो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन कैरिस और मॉरिविले था, मॉरिस विले और कैरी था। तो जब इनके बीच में जर्नी होती है तो ये लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर चलते हैं। कैरी मॉरिस विले भी लगभग उतना ही होगा ऑफ कोर्स। कैरी टू कैरी अगर आप देखोगे तो ऑन एवरेज 4 किलोमीटर होता है, कैरी टू दिरम लगभग 10 किलोमीटर होता है, शायद दूर दूर होंगे ये। उससे आपको वो पेयर का कॉम्बिनेशन का अंदाजा भी हो जाता है कि भाई ये जर्नी बड़ी रहने वाली, छोटी रहने वाली, एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर आपको ये पता करना है कि भाई ये कैब जा किस लिए रही, क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए जा रही है या किसी और चीज के लिए जा रही है, ताकि उसके हिसाब से आप कैब को प्लान कर सकते हैं। अगर बिजनेस के लिए है तो थोड़ी और अच्छी कैब बनाएंगे, अगर फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए तो ज्यादा यूटिलिटी वाली बनाएंगे जिसमें लगेज वगैरह ज्यादा अच्छे से कैरी होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपको रीजन समझने की क्यों हो रहा है ये ट्रेवल, तो उससे भी आप काफी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, पर्पस के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दी है और काउंट लेने की कोशिश करी। और पर्पस के लिए अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 502 केसेस में तो पर्पस पता ही नहीं चला हमको, कोई बात नहीं। बट 187 टाइम्स मीटिंग के लिए कैब उठी है, 160 टाइम मील्स एंड एंटरटेनमेंट है, देन 128 एरेंड एंड सप्लाईज है, देन 101 है कस्टमर विजिट एंड सो ऑन। तो इसके बेसिस पे ये जो रीजंस आ रहे हैं, इनके बेसिस पे आप कैब प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी कैब रखनी है। अगर फैमिली के लिए है जो कि बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं या एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो प्रॉब्लली उसमें लगेज स्पेस ज्यादा होने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा सामान लेके जाते हैं। अगर वो ऑफिस के लिए है तो फिर उसमें लगेज वगैरह का इतना टेंशन नहीं, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक बैग अपने साथ में रखेंगे, बट प्रॉब्लली वाईफाई कनेक्शन आप रख दोगे कैब में तो वो ज्यादा यूजफुल होगा उनके लिए, क्योंकि वो मीटिंग वगैरह में अगर मीटिंग अरेंज करना उनको तो उसके बेसिस पे रहेगा। थोड़ा सा कैब को लग्जरियस बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें आप बिजनेस डिसीजन ड्राइव कर सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। देन स्टार्ट टू डेट, मतलब ये डेट फॉर्मेट अगर चेंज करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो सिलेक्ट करा आपने और स्टार्ट टू डेट जो था उसको आपने कन्वर्ट किया मंथ, डे और वाई फॉर्मेट में, मतलब डेट कन्वर्शन आपने किया।
और ये कन्वर्ट हो गया। अब इसी में से ही मतलब जो भी आपका मान लो डेट में से डे अलग निकाल के लाना है, तो कैसे निकाल के ला सकते हैं, उसके लिए आपके पास डेज कीवर्ड होता है। तो डेज कीवर्ड है उसमें से, तो डे निकाल के ले आएगा। फिर ये डे निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको, अब हम थोड़ा दूसरी तरीके से सोच रहे हैं जिसमें हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से दिन जो है वो मोस्ट पॉपुलर हैं, महीने के कौन कौन से दिन पॉपुलर हैं जब कैब ज्यादा उठती है या कम उठती है, अगर इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या। क्योंकि नॉर्मली अगर बोलेंगे तो मंथ एंड में शायद कैब कम चल रही हो, मंथ बिगिनिंग में लोग ज्यादा घूमने जा रहे हों, या मंथ के मिडिल में लोग ज्यादा घूमने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कब कैब ज्यादा चल रही है, किस मंथ में, मंथ की किस दिनों में, वो अगर आप पता करना चाह रहे हैं तो इसलिए आपने डे निकाल लिया। अब डेज पता करने के बाद उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो आपने यहाँ पे डेज निकाला, उनका काउंट निकाला, किसका, कैब्स का, और फिर उसके ऊपर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा, तो आपको ये पता चलेगा डे काउंट के बेसिस पे कि भाई जो 19 नंबर की जो डेट है उस पर 67 टाइम्स कैब चली है, 27 पे, 29 पे, 21 पे, 26 पे, यहाँ पे कैब ज्यादा चल रही है संभव। क्या समझ में आ रहा है इससे कि भाई जो मंथ एंड रहता है उसमें पता नहीं क्यों लोग कैब का यूज ज्यादा कर देते हैं, रीजन इसका पता नहीं, बट डेटा ये बोलता है कि मंथ एंड पे कैब जो है वो ज्यादा चल रही है, मंथ बिगिनिंग पे रिलेटिवली कम है, मंथ एंड पे थोड़ा सा ज्यादा है, मंथ बिगिनिंग पे थोड़ा कम है ना। ये रीजन बिजनेस को बता सकते हैं हम लोग, वो अपने हिसाब से जस्टिफिकेशन ले सकता है। तो कोई बोलेगा ये 31 भी तो यहाँ पे आ रहा बहुत कम है, ये 31 इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ महीने रहते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, कुछ महीने रहते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर कम है, तो इसलिए 31 को इग्नोर कर सकते हैं, बाकी को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने डेज के फॉर्मेट में करा। क्या मंथ में भी ऐसा कोई रिलेशन है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा कैब चलती है, किसी में कम चलती है, तो आपने वही करा, सिलेक्ट करा मंथ को, और मंथ के बेसिस पे आपने ये ग्रुपिंग करी। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, आप बता सकते हैं कि भाई जो 12th मंथ है यानी दिसंबर है उसमें बहुत कैब चली है। दिसंबर ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन होता है, क्रिसमस वगैरह का टाइम होता है, तो लोग अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं। नवंबर भी क्रिसमस वाला ही टाइम है, फेस्टिव सीजन है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा होगी। 8 मतलब अगस्त का टाइम है, मे बी बॉक्सिंग डे वगैरह, या कुछ और रीजन आप ढूंढ सकते हैं क्या है इसका। जनवरी, फरवरी एंड मार्च में भी ठीक ठाक लोग जा रहे हैं। ये वाला जो टाइम है इसमें कम निकल रहे हैं, 6 मंथ में भी बच्चों की एग्जाम वगैरह रहती होगी उसके अंदर। 9 मंथ, 5th मंथ, 4th मंथ, ये अप्रैल वगैरह के सीजन है। गर्मी, अप्रैल और 5th मतलब मई है, मतलब अप्रैल और मई तो गर्मी वाला दिन होते हैं, तो गर्मी वाले दिनों में लोग कम जा रहे हैं। ऑफ कोर्स घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते गर्मी के दिनों में लोग, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग हियर। ठीक है, तो इससे आपको एक फेयर अंदाजा हो जाता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा दैट यू हैव कि हाँ भाई ये चल क्या रहा है पीछे। ठीक है, टोटल कितनी कैब है वो उसने बताया है पूरे साल भर में। नाउ स्ट्रिंग को अगर डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये है, मतलब अब मंथ मंथ निकाल रहे हैं हम लोग, कौन कौन से डे ऑफ मंथ है और मंथ कौन सा है, जनवरी मंथ, मतलब अब किस महीने की कौन सी तारीख पे नंबर ऑफ ड्राइव्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंथ हमने देख लिया, जनवरी में ये तो मैंने दिखा दिया था आपको वैसे कि कौन से महीने में ज्यादा हमारे पास कैब है। डे ऑफ वीक, अगर डे बाय वीक्स अगर देखते हैं, डे ऑफ वीक से बेसिस पे, डे ऑफ वीक का मतलब क्या हो गया ना कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपने 1 2 3 4 5 महीने की डेट को तो पता कर लिया। अब डे ऑफ वीक यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में से पता करना है कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है। तो उसमें आपने अगेन जब देखा तो आपको पता चला 6 डे मतलब क्या हो जाएगा, आई थिंक फ्राइडे, संडे से शुरू होता है ना, तो संडे अपना जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, तो फ्राइडे जो होगा वो 6th डे कहलाता है। तो फ्राइडे को सबसे ज्यादा कैब उठी है, देन मे बी ट्यूसडे को है ऑफिस के लिए,
संडे को सबसे कम कैब गई है, मतलब लोग संडे को जाना पसंद नहीं करते। एज अपोज टू माई एक्सपेक्टेशन कि संडे को ज्यादा कैब रही होगी, नहीं। फ्राइडे को ज्यादा रही, सॉरी सैटरडे को ज्यादा रही होगी, नहीं फ्राइडे को ज्यादा रही है, वीकेंड। ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है कि पूरा डेट लेना है और उसमें से डे ऑफ वीक निकाल लेना है। तो 5वां दिन है वीक का, डे ऑफ वीक, और फिर उसको काउंट कर लेना है, सिंपल। और काउंट करने के बाद ऑर्डर बाय कर देना है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ड्राइव्स बाय डे ऑफ वीक, मतलब हर डे ऑफ वीक पे, मंडे ट्यूसडे पे कितनी नंबर ऑफ ड्राइव्स होती है, ये इसके लिए क्वेरी लिखी हुई है मैंने। तो उससे मुझे पता चल गया कि भाई फ्राइडे को 203 है। मैं कुछ नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे बनाया था सिर्फ उसके साथ में यहाँ पे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे लिख दिया और कुछ नहीं करा। उसको कैसे इफ एल्स कंडीशन में लगा सकते हैं, तो आपने क्या करा कि डे ऑफ वीक निकाला जो आपने पिछली क्वेरी में निकाला था, फिर उनको काउंट किया, वो भी पहले आपने किया था, और काउंट करने के बाद ग्रुप कर दिया, तो वो तो हो गया है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना था कि डे ऑफ वीक तो आ गया है, अब डे ऑफ वीक में थोड़ा सा चेंज करना है कि केस व्हेन डे ऑफ वीक, अगर डे ऑफ वीक जब 1 रहेगा, ये स्विच केस कैसे लगाते हैं स्क्वेयर क्वेरी में वो बता रहा हूँ। तो जब हमारे पास डे ऑफ वीक 1 रहेगा तो उसको हम लोग संडे बोलेंगे, मतलब पहले दिन को संडे बोल रहे हैं, दूसरे को मंडे बोल रहे हैं, तीसरे को ट्यूसडे बोल रहे हैं, चौथे को फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सिर्फ हमने ये लगाया है और कुछ नहीं करा है, मतलब नाम दिए हैं। 1 अगर आ रहा है तो उसको हमने संडे दिया, 2 को मंडे दिया, 3 को ट्यूसडे दिया, एंड सो ऑन। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है, नाम में कुछ है ही नहीं, तो फिर हमने क्या कर दिया, नल उसको असाइन कर दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया इसमें। ठीक है, ताकि हमारे पास ये फ्राइडे मंडे ट्यूसडे लिखा आ जाए। अदरवाइज इफ यू आर ओके, आप 6 नंबर मतलब फ्राइडे वैसे भी मैंने बता दिया था आपको, तो वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ग्रोथ ऑफ ड्राइव्स, अगर आपको ईयर ऑन ईयर चाहिए कि भाई सालों साल में ड्राइव जो है वो बढ़ रही है क्या, तो ईयर के बेसिस पे आपने निकाला, सारे ईयर्स निकाले, और फिर आप देखना चाह रहे हैं कि काउंट, मतलब हर साल साल दर साल क्या कैब ड्राइव्स बढ़ रही है, ये आपको पता करना है। तो आप इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, बट इस डेटा सेट पे चलेगा नहीं, क्योंकि ये डेटा सेट एक ही साल का है। अगर ये डेटा सेट मल्टीपल ईयर्स का होता तो सेम क्वेरी से आपको ग्रोथ मिल जाती ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। अभी तो सिर्फ ये 2016 का, इसलिए कुछ पता चलेगा नहीं, बट अगर उसमें 2015 का, 14 का, 12 का, 13 का, 17, 18 सबका होता तो आपको पता चल जाता 2016 में इतना काउंट है, 2017 में इतना काउंट है, 2018 में इतना है, और उसको फिर आप आगे जाके ग्राफ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर एनालिसिस रन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको टाइम के बेसिस पे करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्स निकाल लिया अपने। अब आपको ये पता करना है, अच्छा ठीक है, डे पता कर दिया कि महीने के कौन से दिन इंपॉर्टेंट है, कौन से महीने इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया। कौन से दिन इंपॉर्टेंट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये भी पता चल गया। अब ये पता कर लेते हैं कि दिन के कौन से घंटों पे ड्राइव्स ज्यादा कम होती है। अगर ये आपको पता करना है तो उसके लिए ड्राइव बाय टाइम आप कर रहे हैं, और उसके लिए आपने आवर्स निकाला, और आवर्स के बेसिस पे आपने रन करने की कोशिश करा, तो आपको ये आवर्स मिल गया। बट अभी मजा नहीं आया क्योंकि काउंट नहीं आया है। तो काउंट के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि कौन कौन से आर से जो बहुत पॉपुलर है, तो आपने काउंट लगा लिया उसी के ऊपर, और काउंट लगाया तो आपको पता चल गया कि भाई जो 15th आर है, मतलब दिन में 3 बजे, एक मिनट इसको शॉर्ट कर दूं पहले मैं, हाँ 15th आर मतलब दिन में 3 बजे सबसे ज्यादा कैब चली है। ये बड़ा अजीब सा फिगर आया है, बट दिस इज व्हाट द डेटा इज सेइंग, हम कुछ नहीं कर सकते। 5 बजे और ज्यादा है, ये तो समझ में आ रहा है कि लोग घर जाने की कोशिश करते हैं ऑफिस से। 1 बजे भी बहुत डिमांड है, 6 बजे भी बहुत डिमांड है, 2 बजे भी बहुत है, मतलब 3 बजे से डिमांड शुरू हो रही है, और लगभग शाम को 6-7 बजे तक काफी रहती है। दिन में 10-11 बजे के आसपास का टाइम थोड़ा सा मम रहता है। 9 बजे वाला भी मम है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सुबह 9 बजे 8 बजे के आसपास ट्रैफिक कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, लोग ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं। बट इट सीम्स कि जब वो ऑफिस से वापस आते हैं तभी कैब ले रहे हैं, ऐसा क्यों मुझे नहीं समझा। ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड रात को 10 बजे तो कैब कम है, 11 बजे भी कम है, 12 बजे तो है ही नहीं, या लगभग ना के बराबर है। रात को 1 बजे, 5-6 बजे तक अगर आप देखोगे तो 5-6 बजे, 3 बजे, ये सब बहुत कम है यहाँ पे ड्राइव्स। तो जो भी थी वो इस वाले एरिया में है, दिन के टाइम पे लोड ज्यादा होता है। और यहीं पे आप देखते हैं तो
डायनेमिक प्राइस वाला जो कंसेप्ट होता है उबर का और ओला का, वो काम आता है जहाँ पे दिन के टाइम पे आप कैब लोगे आपको कैब डबल प्राइस पे मिलती है, बट रात के टाइम पे लेते हैं तो सस्ती मिलती है सेम डेस्टिनेशन। वो सभी इसी तरह से ही ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो ये था उबर कार एनालिसिस जो हम लोगों ने किया यूजिंग एसक्यूएल। आप इसको पाइथन में भी कर सकते थे, बट दिस इज अल्टरनेटिव टू व्हाट वी आर डन इन पाइथन। अभी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। चलो, तो ये था हमारा एसक्यूएल को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग जो रहेगा मोंगोडीबी को ट्राई करेंगे कि मोंगोडीबी में ये सब कैसे होता है, एसक्यूएल को हम लोग पाइथन के थ्रू कैसे रन करते हैं, दो चीजें हमारे पास हो रहे हैं। देन उसके बाद कुछ केस स्टडीज अगर मैं और कवर कर सकता हूँ जिसमें मॉडल डिप्लॉयमेंट और बाकी की चीजें थोड़ा डिस्कस कर पाए तो वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे अपकमिंग डिस्कशंस में। ठीक है, टिल देन इसका प्रैक्टिस कर लो आप लोग एंड प्रिपेयर करो इंटरव्यूज के लिए। जो भी इंटरव्यू के लिए रेडी होता है तो फिर उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है एंड देन कैसे उसका इंटरव्यू फेस करना है। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिए मुझसे। ओके, ऑलराइट गाइस, सो यहीं पे हम लोग फिर रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. थैंक यू, बाय। Bye.